जी, अब हम आ जाते हैं यूनिट 3 के अंदर, माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स। माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स में हाउस होल्ड्स हो सकते हैं, फर्म्स हो सकती हैं। हाउस होल्ड्स और फर्म्स तो दो इकोनॉमिक एजेंट्स हैं। गवर्नमेंट भी हो सकती है कि कोई माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन ले, लेकिन उमूमन गवर्नमेंट जो है वो मैक्रो इकोनॉमिक डिसीजंस लेती है, तो उसको हम यूनिट 4 में देखेंगे मैक्रो इकोनॉमी के ऊपर, ओवरऑल पूरी इकोनॉमी के डिसीजंस। वरना गवर्नमेंट जो है एक सेक्टर का भी ले सकते हैं, जैसे ऑयल एंड गैस सेक्टर के हवाले से कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी आ गई तो एक माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन, या लेबर ओवरऑल लेबर मार्केट तो एक माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन होगा। लेकिन किसी स्पेसिफिक सेक्टर की, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की लेबर के हवाले से कोई उसूल आ गए, हेल्थ एंड सेफ्टी रूल्स आ गए, तो वो माइक्रो इकोनॉमिक हो गया रिलेटिवली। अच्छा जी, तो अभी हम जो बात करने लगे हैं वो इस यूनिट के अंदर माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स के अंदर हाउस होल्ड्स, वर्कर्स से रिलेटेड ट्रेड यूनियंस की, फिर फर्म्स के हवाले से ऑनवर्ड जाएंगे। लेकिन इस यूनिट के अंदर सबसे पहला हमारा हेड है वो है मनी एंड बैंकिंग, पैसे के हवाले से। और सवाल ये है कि पैसा क्या होता है। पैसा एक, ये कोई गुड नहीं है, इट्स नॉट अ कमोडिटी दैट कैन बी कंज्यूम्ड। इसके जरिए कोई चीज़ ली जाती है और कंज्यूम की जाती है, ठीक है। तो ये आपके लिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, जिसके बलबूते पे कोई चीज़ एक्सचेंज होती है, कोई समथिंग ऑफ वैल्यू एक्सचेंज होती है। इट्स ये कोई ऐसी कंज्यूमेबल नहीं जिसकी कोई वैल्यू। ज़्यादा एक पेपर के, फॉर एग्जाम्पल एक 100 रुपये का नोट है, उसकी क्या वैल्यू होगी एज अ कंज्यूमेबल। उसके ऊपर कुछ लिख सकोगे कि इसका नंबर नोट करोगे, इससे ज़्यादा क्या होगी। उसमें भी इतना कलर्स होते हैं कि प्रॉपर कुछ एक होता है ना कि खत लिख दिया, ये भी नहीं लिख पाओगे। तो एज अ पेपर ये किसी काम में यूज़ नहीं हो सकता, ठीक है। मतलब कोई शायद किसी मुश्किल से किसी काम में यूज़ हो। सो इटसेल्फ इसकी कोई इंट्रिंसिक वैसी वैल्यू नहीं है कि ये जिस चीज़ से बनता है उसकी अपनी कोई वैल्यू। और मैंने जानबूझ के सिक्कों की मिसाल नहीं दी। आप कह सकते हो सिक्के लोहे के होते हैं तो लोहा धात है, या सिक्के पीतल के हो सकते हैं, पीतल एक अलग किस्म का मेटल है तो उसकी अपनी वैल्यू, हाँ ठीक है। लेकिन मैं तो जानबूझ के पेपर मनी की बात करूँ। पेपर मनी इट्स लाइक उसका क्या यूज़ है, एक पेपर वाला यूज़ होगा खाली, बट वो पैसा चीज़ों को खरीदने में काम आता है। लोग एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उसको, और लोग क्यों एक्सेप्ट कर रहे होते हैं उसको, इस सेक्शन के अंदर वो हम पढ़ेंगे कि आज ऐसा क्या दिन, क्यों, मतलब ये काफ़ी अरसे से जब से चल रहा है, सैकड़ों सालों से कॉइन्स या पेपर मनी ये क्यों एक्सेप्ट किया जा रहा है। लोग पेपर मनी लेके उसके बदले घर दे देते हैं, गाड़ियाँ दे देते हैं, हालांकि वो पेपर है सिर्फ। क्यों कर रहे हैं? क्योंकि उनको कॉन्फिडेंस है कि यही पेपर वो कहीं और यूज़ करके कुछ और भी ले सकते हैं। तो कोई और क्यों इसको एक्सेप्ट, सब क्यों एक्सेप्ट कर रहे हैं? इसका एक जवाब तो ये हो सकता है कि क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है ना इसको एक्सेप्टेबल बनाया है। गवर्नमेंट कहती है कि ऑफिशियल है। अगर आप ऐसे दौर को सोचो कि जहाँ पर सब जो है ना, जहाँ पर कोई पैसा इस्तेमाल नहीं हो रहा, कोई अगर वैल्यू की चीज़ दे रहा है उसके बदले वैल्यू की चीज़ ले भी रहा है, उस दौर में कोई गवर्नमेंट आ जाए और अनाउंस करे कि आज से ना हम एक पेपर जारी कर रहे हैं प्रिंट करके, जो उसको लेगा उसके बदले कुछ भी दे सकता है। तो पहले दुकानदार के पास जो पेपर आएगा वो कहेगा भाई ये सिर्फ कागज़ के टुकड़े, मैं नहीं ले रहा ये, चाहे गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया। तो ये इतना सिंपल नहीं है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया और आगे, नो, इसकी एक एवोल्यूशन हुई है। ये आहिस्ते आहिस्ते करके किस तरह से है उस सफ़र को हम यहाँ डिस्कस करेंगे, ठीक है, सेक्शन में। तो वो डिस्कस करेंगे, और उसके बाद फिर इसके अंदर के पैसा किस किस फॉर्म्स में हो सकता है, उसके फंक्शंस क्या, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। अच्छा, हम पहले फॉर्म्स देख लेते हैं पैसे की। क्या नहीं, फॉर्म्स नहीं लिखी हुई, चलो। तो हमारा यूनिट स्टार्ट हो रहा है मनी एंड बैंकिंग। यूनिट 3 है माइक्रो इकोनॉमिक डिसीजन मेकर्स, जिसके अंदर पहला हेड है मनी एंड बैंकिंग, और उसके अंदर सबसे पहले हम मनी के बारे में पढ़ेंगे, बैंकिंग उसके बाद। हमें पैसा क्यों चाहिए होता है? फाइनल इसका आंसर तो ये बिकॉज इट्स अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। हमें कुछ भी खरीदना हो तो पैसे के जरिए खरीदेंगे, सही है। और कोई भी चीज़ बेच रहे हो, गुड्स या सर्विसेज दे रहे होंगे तो उसके बदले पैसा रिसीव करेंगे। तो पैसा इसलिए वी रिक्वायर इन एन इकॉनमी। बट हाउ डिड वी एंड अप इन दैट करेंसी, जो कि हमारी कहलाती है फियाट करेंसी। ये फियाट करेंसी तक कैसे पहुंचे? ये जो हमारी सारी करेंसीज है ना, जिसमें कैश, कॉइन या बैंक अकाउंट में जो भी पैसा है सब फियाट करेंसी है, यहाँ तक पहुंचे कैसे? सो इट ऑल स्टार्टेड विद बार्टर सिस्टम, ठीक है ना। बार्टर सिस्टम, इसकी एक पूरी एवोल्यूशन है, वो बताऊंगा, उसके बाद इसके पीछे आता हूँ। एवोल्यूशन क्या रही है एक्सचेंज की? एक ज़माने में ज़ाहिर है बहुत हज़ारों साल या प्री हिस्टोरिक टाइम से चला, थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स अगो, लोग जो हैं उनकी जो रिक्वायरमेंट्स होती होंगी बस वही प्रोड्यूस करते होंगे, रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती होंगी, अगले दिन फिर दोबारा उठ के अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करते होंगे, ठीक है। हंटर गैदरर्स थे, हंट कर लिया, लेके आ गए,
उस जानवर को मतलब बनाया पकाया वगैरह और खा लिया आपस में। इतने किस्म के मसाले भी शायद नहीं होंगे तब, इतनी फ्लेवर्स और ये सब कुछ नहीं होता, बड़ी बेसिक लाइफ स्टाइल। उसी जानवर की खाल से कुछ बना के सुखा उगा के कुछ पहन लिया, या कोई पत्तों से बना के या कोई ड्रेस बना लिया, ठीक है, इस तरह की चीज़ें। सो ऐसे टाइम्स में एक आध जोड़ा कपड़ा भी हो और रोज़ के खाने का बंदोबस्त हो रहा हो तो बस इस पे इनफ है। हर कोई अपने खाने को कलेक्ट करके ला रहे जंगलात में से या रिवर में से फिशिंग करके लेके आ रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से शुरू हुई चीज़ों की कंजम्पशन, लोगों ने अपनी नीड्स पूरी की ना। उसके बाद इवेंचुअली क्या हुआ कि अगर एक बंदा जा ही रहा रिवर पे मछलियाँ पकड़ने, तो उसने कह दिया भाई तुम मेरी भी मछली पकड़ के ले आना, मैं वुड्स कलेक्ट करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे भी वुड्स कलेक्ट कर लूँगा। वो दरख्त काट के वुड्स कलेक्ट करके लाया, फायरवुड चाहिए होता ना, इसने उसको फायरवुड दिया, उसने उस मुनासबत से उसको मछलियाँ दे दी। एक दिन जितना फायरवुड इसने दे दिया अंदाजन एक दिन जितनी मछलियाँ उसने दे दी। फिर इनके आपस में रेट सेट हो गया होगा, तो कितना वुड दोगे उसके बदले में कितनी मछलियाँ दूंगा। सही है, दिस इज आवर वर्क। तो ऐसे करके लोग क्या हो गए, स्पेसिफिक हो गए प्रोडक्ट्स को लेकर के, स्पेशलाइजेशन शुरू हो गई। तो अब एक गांव विजुअलाइज करो, जिसके अंदर देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस, देयर इज अ हाउस, 3 घर नहीं होंगे, बहुत सारे घर होंगे, ठीक है ना। एक है जिनकी स्पेशलाइजेशन वुड है, एक की फिश है, ठीक है, एक का वीट कर लो, सही है, और एक क्या है हाउस मैन्युफैक्चरिंग, ठीक है, कंस्ट्रक्शन वगैरह, सही। अब ये कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे के वुड कलेक्ट करेगा, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे के फिश कलेक्ट करेगा, कंस्ट्रक्शन सर्विसेज दे के वीट कलेक्ट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से आपस में सब जिनका जो क्राफ्ट है ना, या जो चीज़ कर रहे, जो चीज़ पकड़ के ला रहे हैं गुड्स और सर्विसेज, वो ऑफर करेंगे और अगले से उसके गुड्स सर्विसेज ले लेंगे। तो एक छोटी इकॉनमी में, ये एक छोटी सी इकॉनमी है, इसके अंदर तो ये चीज़ चल सकती है। लेकिन 3-4 प्रोडक्ट्स हैं, आपको ये चाहिए नहीं, आपको ये नहीं चाहिए, किसी को कुछ चाहिए हो उसके बदले किसी को कुछ चाहिए, और मिल मिला के बांट के हो गया मामला हल। लेकिन जैसे इकोनॉमी एक्सपेंड हुई, कैसे होगी, पॉपुलेशन बढ़ने की वजह से, नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आने की वजह से, होता है ना, इनोवेशन होती है, नए नए फ्लेवर्स आते हैं, नई नई प्रोडक्ट्स आते हैं, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स ऐड हो गए, तो तो एक्सपेंड हुई इकॉनमी। तो उसमें फिर क्या हो जाता है कि ये एक प्रॉब्लम क्रिएट होती है, वो ये कि अब मैं एज अ वुड कटर, मेरे घर पे सब्जी के अंदर कुछ मखसूस बैंगन चाहिए, कैबेज चाहिए। अब वो वाले जो वेजिटेबल वाला है, जो जिसके पास बैंगन और कैबेज है, उसके पास मैं गया वुड्स लेके, उसके कह रहा मुझे वुड्स नहीं चाहिए, मुझे तो जूते चाहिए, आप जूते अरेंज कर दो। अब मैं वुड लेके जूते वाले के पास गया, जूते वाले कह रहा मुझे भी वुड नहीं चाहिए, कहता मुझे तो फिश चाहिए। मैं फिश वाले के पास गया, तो लकीली उसको वुड चाहिए था, मैं बहुत लंबी भी कर सकता था, मैंने शॉर्ट किया, उसको फिश वाले को वुड चाहिए था, उसने वो वुड दिया, फिश ली, फिश लेके जाके मैंने शू मेकर को दी, कॉबलर कह दो चलो, बहरहाल उससे शूज़ उठा के मैंने वेजिटेबल वाले को दिया, वेजिटेबल्स लेके घर आया। तो कितना लंबा प्रोसेस हो गया, और जितनी बड़ी मार्केट उतनी सारी प्रोडक्ट्स, उतना लंबा प्रोसेस। तो फिर जितनी मार्केट ऐड होती चली गई, मिसाल तौर पर हाउसेस ऐड होते चले गए, ठीक है, और ये बहुत बड़ा एक बहुत मतलब एक विलेज लेवल की एक इकॉनमी बन गई, विलेज से भी थोड़ी बड़ी। तो इसके दरमियान फिर एजेंसीज भी खुली, वो एजेंट्स के पास सारी मार्केट इन्फॉर्मेशन होती थी, जिसको जो बेचना होता था एजेंट्स के पास आके अपनी रिकॉर्डिंग करवा के जाता था कि हमारे पास क्या क्या है आज और हमें उसके बदले क्या चाहिए। तो सबने अपने कॉम्बिनेशंस जमा करा दिए, एजेंट्स के पास गए तो वो कॉम्बिनेशंस जो है देख के ओके फाइन, फिर वो 4-5 कॉम्बिनेशंस पकड़ के अपना एक कॉम्बिनेशन निकाला कि पहले मैं किसके पास जाऊँ, फिर किसके पास, फिर किसके पास जाऊँ, और इस तरह से करके मेरी कैसी प्रोडक्ट रीच आउट करूँगा। क्लियर, अब तक समझ में आ रही बात। तो ऐसे करके जो है ना एजेंट्स ने थोड़ा सा ईज आउट किया मैटर को। लेकिन अभी तक क्या हो रहा है, चीज़ के बदले चीज़, कमोडिटी टू कमोडिटी एक्सचेंज हो रही है, ठीक है, कमोडिटी बोलो, गुड्स बोलो, और गुड्स जब भी बोला तो गुड्स एंड सर्विसेज ध्यान में रखना। सर्विसेज हर दौर से ही है, मतलब कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हैं कि किसी को अपने हुनर की वजह से घर बना के दे दे अगर, ठीक है, तो एक सर्विस ये नारियल तोड़ के दे दे, पेड़ पे चढ़ के, तो 10 नारियल तोड़ के देगा अगर, तो हो सकता है एक खुद रख ले, 2 खुद रख ले, इन एक्सचेंज ऑफ द सर्विस। तो ये बार्टर सिस्टम है, और जितनी बड़ी मार्केट होगी फिर एजेंट्स भी काम नहीं आएंगे। इतने सारे कॉम्बिनेशंस से गो थ्रू होते 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 जब तक घर पहुंचा ना, वो मछली पुरानी हो गई, ये क्या लो, अब फ्रेश नहीं रहा वो, मैं मिसाल दे रहा हूँ। और सिर्फ एक मसला नहीं, और भी 10 मसले।
मसला ये कि कॉम्बिनेशन ये कि जो जो कैटल फार्मर है उसको मिसाल के तौर पर वुड चाहिए, वो जितना वुड उसको मिल रहा है उसके बदले पूरी कैटल की एक टांग बनती है, वो एक टांग दे देगा, बाकी मतलब वो अगर मीट खाने आया है जो वुड वाला है वो वुड दे जाएगा और कहता है मुझे एक टांग के बराबर मीट चाहिए, तो बाकी 3 टांगे उसका क्या करेगा, आधी तो नहीं रखे, पूरी काव तो पूरी के लोगी ना, ठीक है ना, वो बीफ खाने आया, ये जो भी गोट है जो भी, बहरहाल। सो दिस इज हाउ इट बिकेम अगेन अ प्रॉब्लम कि यार जैसे जैसे इकॉनमी बड़ी हो रही है तब प्रॉब्लम हो रहा है, ये इतने कॉम्बिनेशन में कैसे चले। तो फिर समथिंग दैट इज एक्सेप्टेबल अमंग ऑल हैड टू कम इन, ठीक है। अब तक जरा यहां भी देख लें हम नोट्स पे। वंस अपॉन अ टाइम पीपल लिव्ड इन अ वर्ल्ड वेयर सेल्फ सफिशिएंसी वाज द नॉर्मल थिंग, लाइक सेल्फ सफिशिएंसी लोग टारगेट करते थे कि उनकी अपनी नेसेसिटीज पूरी हो जाएं, ठीक है। फिर वो नेसेसिटीज पहले अपनी पूरी कर लेते थे, जो जो चाहिए उनको निकलते थे कलेक्ट करने के लिए, वो ले आते थे अपनी फैमिली के लिए। फिर इवेंचुअली उन्होंने डिवीजन क्रिएट कर दिया कि हम क्या करेंगे, आप क्या करो और आप क्या करो, फिर हम आपस में हम मछली जाएंगे, आप जो है वाटर कलेक्ट कर लो और कोई थर्ड पर्सन कुछ और कलेक्ट कर ले और फिर हम आपस में ट्रेड कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह से डिवाइड किया। फिर वो डिवाइडेड लेबर के अंदर भी प्रोडक्ट जो है, फॉर एग्जांपल फर्नीचर बनाया था, उस फर्नीचर के बनाने के प्रोसेस को भी और डिवाइड कर दिया। तो स्पेशलाइजेशन सिर्फ प्रोडक्ट पे नहीं होती, प्रोडक्ट के अंदर भी होती है। मसलन तौर पर मैं कह रहा हूँ मैं इससे फर्नीचर बनाऊँ, हमारी फैमिली से फर्नीचर बनाएगी, तो पूरे टाउन के अंदर हम मशहूर हो गए फर्नीचर बनाने वाले। अब हम फर्नीचर देंगे उसके बदले कुछ लेंगे, बार्टर का दौर ये भी सोचो। लेकिन अब फर्नीचर के अंदर भी विद इन फैमिली भी हम फर्दर स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं कि अगर मैं चेयर बना रहा हूँ ना तो मैं सिर्फ वुड कट करके लेके आऊंगा और जो दूसरा है वो सिर्फ उसको असेंबल करेगा, तीसरा है जो इससे पॉलिश करेगा। तो इससे क्या हो जाएगा, जो हमने बिजनेस स्टडीज की बुक में भी देखा कि वो स्पेशलाइजेशन की वजह से आप और ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे। जितने ज़्यादा प्रोडक्टिव होगे उतनी चीज़ देके उसके बदले आप कुछ ले सकते हो, क्योंकि आपको खुद कितनी चाहिए होगी चेयर, आप तो एक लिमिटेड कंजम्पशन करोगे, उसके अलावा जितनी सरप्लस प्रोडक्शन है वो आप सेल आउट करोगे, उसके बदले कुछ और ले लोगे, ठीक है। तो इस तरह से चल रहा था। लेकिन फिर जैसे जैसे इकोनॉमी बढ़ती चली गई, अब इकोनॉमी के बढ़ने में क्या हुआ, इट स्टार्टेड बिकमिंग डिफिकल्ट टू एक्सचेंज प्रोडक्ट्स, ठीक है। जैसे जैसे मार्केट एक्सपेंड हुई तो एजेंट्स आ गए, एजेंट्स मार्केट में इमर्ज हुए। लेकिन फिर एजेंट्स के आने के बाद भी एक पॉइंट है, पॉपुलेशन ग्रो हुई और काफ़ी ग्रोथ होती रही, तब दोबारा उसी प्रॉब्लम में फंस गए कि एजेंसीज भी कितना हैंडल कर लेंगी। अगर 10 किस्म के प्रोडक्ट से मसला नहीं, 100 किस्म के प्रोडक्ट से फिर भी मसला नहीं, जब हज़ारों किस्म की प्रोडक्ट्स हो तब कहाँ कहाँ कॉम्बिनेशन बनाते फिरेंगे, कितने कॉम्बिनेशन बनाएंगे और कैसे। ज़रूरी थोड़ी कोइंसिडेंस भी हो सकता है, मुझे जो चाहिए हो वो किसी भी कॉम्बिनेशन से जो है ना नहीं बन रहा, कि मैं जो ऑफर कर रहा हूँ, मैं कपड़े ऑफर कर रहा हूँ, उसके बदले मुझे मिसाल तौर पर फिश चाहिए, लेकिन फिश वाले को जो जो चाहिए वो कहीं से भी मेरे कॉम्बिनेशन से मैच ना हो रहा हो तो फिर सही है। तो आज तो मैं मछली नहीं ले सकता, वो कहे कि मुझे कल चाहिए होंगे, परसों चाहिए होंगे जो आप प्रोडक्ट दे रहे हो, लेकिन आज नहीं चाहिए, तो फिर समझ में आ रही बात। ये मसला एक तो क्या आपकी एक्सचेंज जो आपको देना है उसके बदले जो लेना वो उसी वक्त टाइमली नहीं हो पा रहा, पहला मसला। दूसरा मसला, जो मुझे देना उसके बदले मुझे अगले से उसकी प्रोडक्ट कितनी लेनी है, ये रोज की वैल्यूएशन चेंज होने का मसला दूसरा, कि कैसे मेजर करेंगे। अब कितनी मछली के बदले कितना वुड, अब मछली अलग अलग किस्म की हो तो और वुड अलग अलग क्वालिटी का हो तो हाउ विल वी मेजर दैट, ठीक है। सो इन मसाइल को हल करने के लिए देयर शुड बी समथिंग दैट कैन बी करंटली एक्सेप्टेबल इन द मार्केट, ठीक है, एंड दैट इज करेंसी, ठीक है। ये करेंसी जो सब एक्सेप्ट करे कि अभी मौजूदा चल रही है जो, तो वो कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जो सबके लिए एक्सेप्टेबल हो। तो सबने फिर वही रखी जो सब अगर लेके किसी को दे भी नहीं पाए तो खुद यूज कर लेंगे। सबसे कॉमन उसमें आगे चलो वीट, एक मिसाल, कुछ बातें यहाँ सपोज्ड भी हैं आपको स्टोरी आसान करने के लिए। तो वीट अब सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, इट्स गुड इनफ। अब जब वीट देखा गया ना सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, अब जो घर कंस्ट्रक्ट कर रहा है वो देख रहा है मैं घर कंस्ट्रक्ट करके देता हूँ उसके बाद मुझे वीट मिलता है, और वीट में कहीं भी यूज कर लेता हूँ, कोई भी एक्सेप्ट कर लेता है, ठीक है। जो मिसाल के तौर पर फ्रूट्स गैदर करके ला रहा है वो फ्रूट्स दे रहा है, उसके बदले वीट ले रहा है, गंदम ले रहा है, और वो गंदम किसी को भी दे देगा, उसके बदले कुछ भी मिल जाएगा। उसको हॉर्स कार्ट मिल जाएगी, उसको घोड़ा मिल जाएगा, उसको कैटल्स मिल जाएंगे, उसको मिल्क मिल जाएगा, उसको एग्स मिल जाएंगे, ठीक है। उसके बच्चों को कोई जो है ना ट्रेन करने वाले वो इंस्ट्रक्टर्स मिल जाएंगे वीट दे दे के बाद। सब हर बंदे ने इंडिविजुअली देखा कि वीट बड़ा एक्सेप्टेबल है, तो सब ने अपना अपना क्राफ्ट छोड़ के वीट उगाना शुरू कर दिया। पॉइंट ये आ गया कि वीट बढ़ गया, सप्लाई वीट की बहुत हो गई,
उसको दे के जो लेना वो अवेलेबल नहीं है। सही है, तो ये तो डुएबल नहीं है। रिवर्स गियर मारो, दोबारा से सिचुएशन को बार्टर पे ले आओ। इसका मतलब वीट करेंसी के तौर पे तो सही है चलो, लेकिन जब ऐसा देखा कि ये तो उगाया जा सकता है और ये सब एक्सेप्ट करे तो सभी उसमें चले गए। ये बिल्कुल ऐसी बात है कि अगर नोट छापने, नोटों को देखकर हम देखें नोट हर कोई एक्सेप्ट कर रहा है, तो क्यों ना मैं पढ़ाऊं, क्यों मैं बिजनेस क्यों करूं या मैं जॉब क्यों करूं। नोटों से जब सब खरीद रहे तो क्यों ना मैं एक ऐसा प्रिंटर ले आऊं जो नोटें छापे, और ऐसे ही पूरी इकॉनमी करे सिर्फ नोटें छापे, तो सब नोटें छापने में बिजी हो गए, उससे खरीदने के लिए जो प्रोडक्ट्स गुड्स एंड सर्विस चाहिए वो तो कोई ऑफर ही नहीं कर रहा। तो ये प्रॉब्लम आ गया इसमें। तो इसका मतलब करेंसी एक तो ये होनी चाहिए थी जो सब हर कोई एक्सेप्ट करे, एक्सेप्टेबल हो। तो एक्सेप्टेबल तो थी, वीट सब एक्सेप्ट कर रहे थे, लेकिन फिर स्कार्स भी होनी चाहिए जिसकी कमी भी हो, ऐसे इजीली उगा ले ऐसी कोई चीज ना हो। तो चलो कोई एक ग्रुप गया, अब सब अपना अपना, अब मैं तसव्वुर करें कि बहुत सारे एक इकॉनमी के अंदर बड़े बड़े जो बुजुर्ग हैं और बिजनेस टाइकून्स और उस तरह के बैठ गए साथ के, नहीं यार वीट तो नहीं चलेगा, एक काम करते हैं हम चंद लड़कों को मतलब एक टास्क देते हैं इकॉनमी के अंदर, जो जाके कोई बिल्कुल ऐसी चीज लागे जो बहुत रेयर हो। तो कोई पकड़ के लाया सोना कि ये बड़ी रेयर से, हाँ सबको कहा ये बड़ा रेयर है, तो अब आप जाके सोना लेके आओ। अब वो सोना लेने जा रहे हैं, लेकिन जितना सोना तोड़ ताड़ के ला रहे हैं उसमें भी उनको वक्त लग रहा है। अगर कोई फिशरमैन जाके उतना ही वक्त लगाएगा तो इतना सोना नहीं निकाल पाएगा, क्योंकि फिशरमैन फिशिंग के अंदर स्पेशलाइज्ड है। वो कहेगा इतना ही वक्त अगर मैं फिशिंग में लगाऊं तो ज्यादा इतनी फिश आ जाएगी जिससे सोना खुद ही आ जाएगा इंस्टेड ऑफ। तो सब अपने अपने क्राफ्ट के अंदर वापस आ गए और ये सोना उगाने नहीं, सोना ढूंढने ढांढने चले गए। ठीक है, ये इसको खाली मतलब सपोज्ड स्टोरी के तौर पे समझो ताकि स्टिक हो ब्रेन में। अब वो सोना लेके आ रहे हैं, ब्रेक डाउन हो रहा है, पहली दफा वो सोना किसी को भी ऑफर कर रहे हैं तो वो खुश है, हाँ ठीक है यार ये लो, इसके बदले आप रोटियां ले लो, गंदम ले लो, ये वुड ले लो, और जो है ना इसके बदले ठीक है ये सोने की कुछ उसने जो है ना कॉइन्स की सूरत में दे दिया, जिस सूरत में जिसने एक्सेप्ट किया, कहा चलो मैं अपने घोड़े पे आपको कहीं छोड़ देता हूँ, यू नो ट्रैवलिंग मिल गया, सब कुछ मिल गया। तो एक्सेप्टेबल हो गया गोल्ड सबके दरम्यान, और स्कार्स रिसोर्स भी है। ठीक है, स्कार्स भी और एक्सेप्टेबल भी। अब क्या है कि गोल्ड के बदले कोई भी कुछ भी एक्सचेंज कर रहा था मार्केट में। अब क्या बन गई नॉर्मल करेंसी गोल्ड। अब क्या हुआ, पॉपुलेशन बढ़ गई, एक शहर की सतह पर पहुंच चुकी है। अब इतना, और जो भी कोई ट्रांजैक्शंस कर रहे हैं, सुनना गौर से, अब पहले तो ये समझो जिसके पास गोल्ड आ रहा है वो भी बहुत सारी ट्रांजैक्शंस करके कुछ प्रोड्यूस कर रहा है, बेच रहा है, गोल्ड आ रहा है, गोल्ड आ रहा है, वो कह रहा है यार गोल्ड सेफ नहीं है मेरे पास इतना। तो एक बंदे ने अपने पास 2-4 गार्ड्स रख लिए और एक शॉप बना ली और कहा कि गोल्ड सिक्योर करने की शॉप है, और गोल्ड को अलग अलग शेप्स भी देते हैं हम, गोल्ड स्मिथ है, चलो ये गोल्ड में डील करता है। तो इसके पास अपना गोल्ड जमा करवाओ और इससे एक पर्ची लेके चले जाओ रसीद के तौर पे। ठीक है ना, इससे एक पर्ची लेके चले गए रसीद के तौर पे। अब क्या होता था कि मेरे पास जितना गोल्ड है, मैं तो फिशरमैन हूँ, मैं जो है ना क्या कहते हैं फिश पकड़ के आके सेल करता हूँ, और मेरे घर में चंद थोड़ी सी चाहिए होती होगी, बाकी जो और सरप्लस फिश है वो सेल करता हूँ, उसके बदले गोल्ड कलेक्ट कर लेता हूँ। फिर उस गोल्ड में से जरूरी थोड़ी सारा खर्च कर लूँ, कुछ वुड चाहिए होता होगा, कुछ क्लोथ चाहिए होते होंगे जो कि वो भी डेली नहीं चाहिए होता, कुछ दिन के क्लोथ वुड और कुछ राशन वगैरह भर दिया घर में, फिर भी गोल्ड जो बचा। अब जो गोल्ड बचा वो बचता गया घर में पूरा है। तो यार इसको सिक्योर करना पड़ेगा कहीं, ऐसे तो कोई डाका ना डाल दे, और मैं ये भी नहीं अफोर्ड करना चाह रहा कि मैं गार्ड्स रख लूँ अपने घर के आगे। तो मैंने ऐसे गोल्ड ने जब शॉप खोली थी मैं जाके उसके बाद रखवा दिया अपना गोल्ड, उसने मुझे इसके बदले पर्ची दे दी। ठीक है, रसीद के तौर पे। अगली दफ़ा मुझे कुछ ख़रीदना होता तो मैं जाता उसको जो जिससे कुछ ख़रीदना होता उस सेलर को कहता है रुको, मैं गया गोल्ड स्मिथ के पास और कहा कि मेरी पर्ची में से इतना काटो और गोल्ड दे दो और बाकी नई रसीद बना के दे दो जितना मेरा बैलेंस बचा उसकी, और उतना गोल्ड दे के कुछ ख़रीद लिया। अगली दफ़ा फिर ऐसा, फिर एक पॉइंट आया, मार्केट इतनी ट्रस्ट करने लगी गोल्ड स्मिथ पे कि लोगों ने आपस में पर्चियाँ शेयर करना शुरू कर दी कि यार जो तुम जितने का उससे निकलवाओगे ना मुझे दे दो पर्ची काट के। वो चेक बन गया एक तरह से, सही है। तो मैं खुद ही तुम्हारे नाम से तुम्हारे अकाउंट से निकलवा लूंगा और अपने अकाउंट में रखा दूंगा, क्योंकि अभी तुम गोल्ड निकलवा के लाओगे मुझे दोगे, फिर मैं जमा कराने जाऊंगा। तो गोल्ड स्मिथ एक तरह का बैंक बन गया और उसकी दी हुई रसीद सब एक्सेप्ट कर रहा है, और वो रसीद के ऊपर कुछ भी लिख के दे दो, गोल्ड स्मिथ ने छाप के दे देगा, भाई आप इस पर बस लिख देना किसी को अमाउंट, वो जितने अमाउंट का गोल्ड बोलेगा मैं आपके खाते में से उसके अकाउंट में डाल दूंगा, दैट्स इट। सही है।
तो ये एक्सेप्ट होना शुरू हो गया। फिर उसके बाद गोल्ड स्मिथ को ही सोचो, आज के दौर में काम गवर्नमेंट का है, लेकिन गोल्ड स्मिथ ही सोचो, उसने कहा यार और अच्छा तरीका निकाल देता हूँ, लोगों को लिखना भी ना पड़े। वो पेपर्स की गड्डी बना दी, 100 लिख के दे दी, जिसको दे दिए वो 100 जितने उतने नोट्स देके उसकी रिप्रेजेंटेशन, उस हर 100 रुपए की रिप्रेजेंटेशन क्या, उसके पीछे गोल्ड इतना है। तो कोई वो 100 रुपए जाके गोल्ड स्मिथ को देगा तो गोल्ड भी ले सकता है, या डायरेक्टली वो 100 किसी और को दे दे। तो मार्केट में पेपर इस तरह से गोल्ड बैक पीछे जाने लगा और पेपर बाहर आने लगा, लेकिन हर पेपर के बैक पे क्या, गोल्ड है। ठीक है, इस तरह से स्टोरी मूव डाउन। इससे क्या फायदा हो, क्योंकि गोल्ड थोड़ा, एक और फायदा ये था गोल्ड थोड़ा है और आवाम इतनी ज्यादा। तो गोल्ड का तो यह है ना कि मिसाल के तौर पे 1 kg गोल्ड है, इसके ऊपर अगर 100 की डिनोमिनेशन वाले मैं मिसाल के तौर पे 1 मिलियन नोट्स छापूं, ठीक है ना, तो क्या कितना बन गया, 100 मिलियन रुपीस, एम लगा देता हूं, 100 मिलियन रुपीस। ठीक है, या मैं 100 की नोट वाले 10 छापूं तो बना 1000 रुपए। जिस दौर में 100 की नोट वाले 10 नोट छपे होंगे 1 kg गोल्ड के बदले ना, तो उस दौर में 1000 रुपए की वर्थ इतनी होगी जितनी इस दौर के अंदर 100 मिलियन रुपीस की वर्थ होगी। क्यों? क्योंकि एक ही केजी के बदले आपने 100 मिलियन रुपीस छापे हो, या एक ही केजी के बदले 1000 रुपए छापे हो, उसके बैक पे तो एक ही केजी गोल्ड है ना। तो नोटें तो आप जितनी छाप दो, लेकिन जितनी नोटें छापोगे बैक पे तो 1 किलो ही गोल्ड है, तो नोटें बढ़ती चली आ रही हैं। सही है। बहरहाल ये बात यहां पर लेके जा रहा था मैं कि आप जितने चाहे नोट छाप सकते हो गोल्ड के बलबूते पे। सही। और जब ये देखा गया कि जितने चाहे गोल्ड के बलबूते पे नोट छप सकते हैं अगर, तो फिर तो फायदा ही नहीं कोई। क्योंकि अगर एक इकोनॉमी है उसने गोल्ड के बदले 1000 नोट छापे, दूसरी इकोनॉमी उसने 10,000 नोट छापे, तो यू नो इट विल बी डिफरेंट। उनकी परचेसिंग पावर, क्योंकि नंबर ऑफ नोट ज्यादा है, तो फिल वक्त बढ़ जाएगी फौरी तौर पे। 10,000 रुपए उनके पास, इस इकोनॉमी के पास 1000 ही है 1 किलो गोल्ड के बदले, तो वो थोड़ी देर के लिए अमीर हो जाएगी। बट इवेंचुअली जब वो अमीर होगी तो पीछे अगर गुड्स इतने अवेलेबल नहीं है ना, 10,000 जितने माल नहीं है मार्केट में, तो सारे गुड्स के प्राइसेस भी बढ़ेंगे, इन्फ्लेशन भी बढ़ जाएगी, वहाँ उनकी करेंसी डिवैल्यू भी होगी, तो बहुत सारी बातें होंगी। बट 1971 तक ये हो गया था, गोल्ड स्टैंडर्ड भी खत्म हो गया यूएस से। और जब यूएस से खत्म हो गया तो सब हर जगह से खत्म हो गया कि यूएस के जो डॉलर छपते हैं उसके बैक पे कोई गोल्ड नहीं है, कोई गोल्ड रिजर्व्स नहीं है। बस उनको ये पता है कि हम जितने डॉलर छापेंगे, जितनी मनी सप्लाई बढ़ाएंगे मार्केट के अंदर, उतनी लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी। जितनी परचेसिंग पावर बढ़ जाएगी और गुड्स नहीं मौजूद उतने, तो इतने सारे लोग जब गुड्स खरीदने आएंगे और गुड्स नहीं होंगे मार्केट में, तो गुड्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, गुड्स के प्राइसेस बढ़ जाएंगे, तो नेचुरली करेंसी वीक कहलाएगी। ठीक है ना, ओवर द टाइम करेंसी वीक हो जाएगी। कैसे? कि अगर मार्केट में मिसाल के तौर पे 10 ट्रिलियन डॉलर्स फ्लोट कर रहा है, सही है, और उस मार्केट में मिसाल के तौर पे जितने गुड्स एंड सर्विसेज हैं वो सारे के सारे अगर ट्रांजेक्ट हो जाए तो ये 10 मिलियन डॉलर्स तक के ट्रांजेक्शन हो जाएंगे लेट्स सपोज। इवेंचुअली मार्केट में नोट्स इसके डबल हो जाए, अगर 20 ट्रिलियन डॉलर्स तक चले जाएं और गुड्स एंड सर्विसेज उतने ही रहे, तो वो गुड्स एंड सर्विसेज 20 ट्रिलियन डॉलर्स में आएंगे मैक्स। तो कल तक जो 10 ट्रिलियन डॉलर्स में आ पा रहे थे, अब वही गुड्स एंड सर्विसेज में इजाफा तो नहीं हुआ ना, सिर्फ नोट ज्यादा छाप दिए, तो वही अब 20 ट्रिलियन डॉलर्स में आएंगे। तो इसका मतलब कि जब मनी सप्लाई कम थी तो एक एक डॉलर की वर्थ जितनी भी थी वो बाय वैल्यू आधी हो गई जब उसके डबल छप गए। तो कल तक जो चीज $1 में आ रही थी अब $2 में आ रही है, 10 ट्रिलियन डॉलर्स तक में जो आ रही थी वो 20 ट्रिलियन डॉलर्स में आ रही है। क्लियर हो रही है? तो जितना नोट छपा उतना ही क्या हुआ, करेंसी डिवैल्यू होगी। तो जब ये कॉन्सेप्ट वैसे इकोनॉमी में चल रहा है तो फिर गोल्ड स्टैंडर्ड का काम क्या है? तो फिर गोल्ड स्टैंडर्ड नहीं होगा तो लोग जो वो इकोनॉमिस्ट जितने चाहेंगे पैसा छापेंगे, जितना चाहे छापे, जितना छापेंगे उनकी इकोनॉमी को उतना ही नुकसान पहुंचेगा, उतनी इन्फ्लेशन बढ़ेगी। समझ आ रही? सो ये पूरी एवोल्यूशन जो है ना, वैसे कि खैर इसके अंदर बताई हुई, लेकिन इसके अंदर तुम ये चेक करो कि जो फियाट करेंसी है वो कैसे आई। वो ऐसे आई कि सारा गोल्ड रखवा के जगह पुलअप होता चला गया, उसके बदले नोट्स निकलते गए। अब वो नोट्स दे के, गोल्ड लेके, फिर किसी को गोल्ड दे के, उससे माल लेके, और जिसको गोल्ड दिया वो दोबारा बैंक में ही जमा कराएगा,
या गोल्डस्मिथ के इतने लंबे प्रोसेस में लोग एक हद तक गए होंगे, उसके बाद ये इतने लंबे प्रोसेस में जाना भी छोड़ दिया होगा। तुमने जो मुझे नोट दिया बस दैट्स इट, मैं कहूँगा हाँ ठीक है, इसके बदले तो गोल्ड तो मिल ही जाता है ना। अब मैं चाहूँ तो वो नोट देके गोल्ड लेके आऊँ, फिर वो गोल्ड देके किसी से कुछ खरीदूँ, वो भी कहेगा इतना लंबा क्यों किया, मुझे डायरेक्ट वो नोट ही दे दे, मैं भी एक्सेप्ट ही कर रहा हूँ। सब इसी तरह एक्सेप्ट करना शुरू करो इस पीस ऑफ पेपर को, ठीक है, जो कि इवेंचुअली आपकी फिजिकल पेपर करेंसी या कॉइन्स की तो चलो अपनी वैल्यू होती है, कॉइन्स अगर गोल्ड के हो तो अपनी वैल्यू है, लोहे के हो तो अपनी वैल्यू है, लेकिन पेपर की तो कोई खास वैल्यू नहीं होती ना। तो पेपर को कैसे वैल्यू मिली, उसकी बैक पे पेपर को इसलिए वैल्यू मिली कि पीछे से कॉन्फिडेंस चलता चला है कि इसकी बैक पे गोल्ड है, फिर इवेंचुअली गोल्ड स्टैंडर्ड भी खत्म हो गया, सही है। और वो खत्म होना कैसे सक्सेसफुल है, और जब डॉलर से गोल्ड स्टैंडर्ड खत्म हो गया, तो आज अगर कोई दुनिया में इकॉनमी कहती है ना कि नहीं हमारी करेंसी तो गोल्ड बैक्ड है, कोई बात नहीं होती रहे, आपकी करेंसी गोल्ड बैक्ड है, डॉलर गोल्ड बैक्ड नहीं है, आपकी करेंसी डॉलर के साथ एक्सचेंज हो सकती है। जब आपकी करेंसी डॉलर के साथ एक्सचेंज हो सकती है तो इसका मतलब आपकी करेंसी का गोल्ड बैक्ड होने का फायदा ही कोई नहीं, सही है, क्योंकि डॉलर है जिसकी बैक पे गोल्ड नहीं है, और आपकी करेंसी जो आप गोल्ड के हिसाब से छापते हो, बस डॉलर के बदले आपकी करेंसी एक्सचेंज हो जाती है ना, तो नाउ इट्स द सेम, क्योंकि डॉलर एक इंटरनेशनल करेंसी और वही गोल्ड बैक नहीं है, तो फिर फायदा ही नहीं है कोई गोल्ड स्टैंडर्ड का। अब कह लो, बहुत सिंप्लीफाई करके बातें करता हूं मैं। अच्छा जी, इकोनॉमी के उसमें मतलब पूरी इकोनॉमी का इकोनॉमिक्स का अगर स्पेशलाइज्ड होने के लिए आप पढ़ोगे तो आप देखोगे चीज़ें बड़ी पेचीदा होती हैं, एवोल्यूशन भी इतनी सिंपल नहीं होती जितनी बताई कि 10 लोग निकल के गोल्ड लेने और ले, ऐसा नहीं होता, ठीक है, बट जस्ट टू सिंप्लीफाई इट। अब आज किस पॉइंट पे, आज इस पॉइंट पे कि हमने नोटें भी जमा करा दिए बैंकों में, वो जो डॉलर के बिल्स हैं या PKR की नोट्स जो भी है वो जमा करा दी, और उसके बदले हमारे बैंक अकाउंट के अंदर हमें हमारी एप्लीकेशन के अंदर नंबर्स नजर आ गए, ठीक है, कि आपके फॉर एग्जांपल 100,000 रुपये के, या मुझे बैंक ने इशू कर दिया डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड, उससे पेमेंटें कर रहा हूँ, सब एक्सेप्ट कर, तो प्लास्टिक मनी कहलाता है। डेबिट कार्ड क्रेडिट कार्ड क्या कहलाता है, प्लास्टिक मनी। तो अब पेपर मनी से प्लास्टिक मनी पे आ गए, या अब प्लास्टिक मनी कह दो, या फिर मोबाइल ऐप के जरिए आप जो ट्रांसफर कर रहे होते हो। तो अब देखा जाए अब तो सिर्फ नंबर्स हैं जो बैंक के अंदर है, जो बैंक के अंदर इधर से उधर मूव हो रहे हैं, अब तो फिजिकल मनी भी नहीं है, ठीक है। और इसके बाद भी एक और फॉर्म आ चुकी है जिसके बैक पे तो बैंक भी नहीं है, वो है डिसेंट्रलाइज्ड फॉर्म, जिसकी मिसाल क्या है, डिजिटल करेंसी, जो कि कौन सी है, एग्जैक्टली डिजिटल करेंसी में क्रिप्टो करेंसी के अंदर जो प्राइम मिसाल है अभी वो कौन सी है, बिटकॉइन, ठीक है ना। तो बिटकॉइन जैसी करेंसीज ये डिसेंट्रलाइज्ड है, मतलब इनके बैक पे तो वो भी नहीं है, बैंक भी नहीं है, बल्कि इनके बैक पे तो एक प्रोग्राम है, एक कोड है जो रन हुआ है, सही है, और वो एक्सेप्ट कर रहे हैं जितने एक्सेप्ट। देखो करेंसी की विनिंग क्या है, करेंसी की विनिंग है आवाम एक्सेप्ट करे, आवाम अगर एक्सेप्ट कर लियो उसको तो बस ठीक है ना, इट्स करेंसी। ये सब तो एक्सेप्ट नहीं कर रहा, ओके फाइन, कोई तो एक्सेप्ट कर रहा है, हाँ क्या कैसे कर रहा है, बिटकॉइन के बदले डॉलर दे रहा, हाँ डॉलर बाकी सब एक्सेप्ट कर रहे हैं, हाँ तो बिटकॉइन के बदले डॉलर लेके डॉलर दे के जो डॉलर एक्सेप्ट कर रहा है उसको डॉलर से ट्रांजेक्शन कर लो, समझ आ रही बात। बट अगेन इसकी अभी मतलब इसके अंदर बहुत सारा जो है ना इसको स्टेबल होना बाकी है, क्योंकि दुनिया भर की करेंसीज है वो ऐसी नहीं होती कि एकदम ही खट करके ऊपर चली गई, खट करके नीचे चली गई। चीज़ अगर कोई करेंसी एक्सेप्टेबल हो रही है मार्केट के अंदर दुनिया भर में ग्लोबली, तो उसके अंदर एक फीचर ये भी आ जाएगा कि वो स्टेबल होगी, अनस्टेबल नहीं होगी। तो ये ओवर द टाइम स्टेबल होती चली जाएगी जैसे जैसे और मजीद एक्सेप्टेबल होती रहेगी। बाहर ये पूरा आपके पास एक वो लिखी हुई है एवोल्यूशन ऑफ मनी के नाम से, पैराग्राफ कह रहा हूँ, पूरा एक हेड बना हुआ है एवोल्यूशन ऑफ मनी के नाम से, ठीक है। तो एवोल्यूशन ऑफ एक्सचेंज मतलब पैसा कैसे आया। अच्छा अब ये सब होना क्यों ज़रूरी था, पैसे का आना, इस तरह किसी करेंसी का आना क्यों ज़रूरी था, क्योंकि बार्टर सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम्स थे। क्या एसोसिएटेड प्रॉब्लम्स थे, एक तो लैक ऑफ साइमल्टेनियस कोइंसिडेंट वांट्स, ज़रूरी थोड़ी है कि हमारी वांट्स कोइंसिडेंटल हो। अगेन मैं कौन था, फिशरमैन, आप थे फॉर एग्जांपल स्पाइसेस के ट्रेडर, जरूरी थोड़ी है कि मुझे स्पाइसेस चाहिए तो आपको उसके बदले फिश ही चाहिए, तो कोइंसिडेंस होना ज़रूरी है। और हम दो का नहीं हो सकता, तीसरे चौथे पांचवें को एंगेज करके हम ट्रांजेक्शन कर सके तब भी सही है, लेकिन हो सकता है तीसरे चौथे पांचवें कोई भी ऐसा नहीं है कि जो इस ट्रांजेक्शन के अंदर किसी तरह भी कंबाइन हो सके कि जिसमें एक फिशरमैन की बिल आखिर प्रोडक्ट चली जाए उसके बदले स्पाइसेस आ जाए। तो फिर आ गया ना मसला कि कोई वांट्स की कोइंसिडेंस होने का मसला। और फिर अगर हो भी जाए तो ऑन द स्पॉट ट्रांजेक्शन नहीं हो रही, कितने लंबे तरीके से हो रही है,
अच्छा, तो बार्टर सिस्टम के अंदर कोइंसिडेंस ऑफ वांट ना हो तो फिर प्रॉब्लम था, एक्सचेंज ही नहीं हो सकता था। इसी तरीके से लैक ऑफ कॉमन मेजर ऑफ वैल्यू, बार्टर सिस्टम के अंदर कोई एक ऐसी चीज नहीं थी जो कॉमन सब एक्सेप्ट करे। करेंसी चाहिए थी, करेंसी वो चीज है जो सब एक्सेप्ट करते हैं। फिर बार्टर सिस्टम के अंदर डेफर्ड पेमेंट्स के साथ बड़ा मसला था। डेफर्ड पेमेंट्स होती है मतलब उधार। उधार का पता है क्या मसला है कि अगर मैं आपके पास आता हूं कि यार आप मुझे जो है फॉर एग्जांपल मुझे राइस चाहिए, तो मुझे 5 सैक्स ऑफ राइस दे दे, 5 बोरियां राइस की दे दे। मेरी लॉन्च गई है, मैं उसके मेरे जो है ना फिशरमैन गए फिश पकड़ने के लिए, वो 4-5 दिन में आ जाएंगे, फिश लेके आएंगे, तो वो उसमें से आप ले लेना, इतने राइस के हिसाब से फिश बनेगी, मैं आपको 5 kg दे दूंगा, ठीक है। आपने कहा डेफर हो रही है पेमेंट। अब वो जब लॉन्च आई तो उसमें जो आई 5 किलो फिश, आप कहोगे ये कौन सी क्वालिटी की फिश है, नहीं ये वाली थोड़ी चाहिए, आपके पास कोई सिंगल कांटे वाली नहीं आई, हमें फिश खानी है जिसके अंदर इतना वो ना हो, ठीक है ना, इतने कांटे ना हो, इतना उसका बस स्केलेटन इस तरह का बीच में से गुजर रहा हो, मतलब फिंगर फिश बनानी, वैसी फिश नहीं। तो ये देखो डेफर पेमेंट से एक मसला ये है कि आप फ्यूचर में प्रॉमिस तो करो पेमेंट करने का, लेकिन वो जो फ्यूचर में चीज़ आएगी उसकी क्वालिटी क्या होगी, किस नौयत की होगी, किस नस्ल की होगी। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ करेंसी के दौर में कि मैं आपको 4 दिन बाद 5,000 रुपये दूंगा, तो आज भी 5,000 5 ही हज़ार है, 4 दिन बाद भी उसकी 5,000 की क्वालिटी 5,000 वाली ही है। समझ आ रही है? और मैंने जानबूझ के 4 दिन की मिसाल दी है, वरना अगर मैं कहूँ ना 2 साल बाद, तो फिर तो आप कहोगे वो इन्फ्लेशन की वजह से वैल्यू गिर सकती है 5,000 की नोट की। तो मैं 4 फौरी तौर की बात करूँ, बहरहाल 5,000 की क्या वैल्यू गिरेगी, नोट उसका थोड़ा पुराना हो गया, भाई पुराना नोट हो गया, चल तो रहा है ना, चल रहा है तो 5,000 की वैल्यू तो है ना उसकी, ठीक है। सो डेफर पेमेंट के अंदर को भी पूरा करने के लिए करेंसी ही होनी चाहिए, बार्टर सिस्टम नहीं चलेगा। करेंसी में है कि मैं 4 दिन बाद भी दूं तो उसको नोटें दे रहा हूं, और वो जिस तरह की फिश खरीदना चाह रहा है किसी और फिशरमैन के पास जाके उससे खरीद लेगा, सही। अच्छा जी, सेविंग्स का मसला, बार्टर सिस्टम में जो चीज़ आ गई उसको सेव, जरूरी नहीं हर चीज़ की सेविंग्स हो सके, चलो कोई ऐसी चीज़ जो ख़राब नहीं होती उसकी तो सेविंग्स हो सकती है, लेकिन अगर कोई पेरिशेबल आइटम हो, मिसाल के तौर पे मैंने बहुत सारे फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स कलेक्ट किए, लेके आया, वो स्टोर थोड़ी हो सकते हैं, आज जितने बिक गए, बाकी जो बच गए सड़ जाएंगे, तुम्हारी। लेकिन पैसे का क्या, पैसा थोड़ी सड़ेगा, पैसा पड़े पड़े सालों निकाल लो जेब में रहेगा, मसला नहीं है, ठीक है। तो सेविंग्स का भी मसला था बार्टर सिस्टम में, जिसको करेंसी ने हल किया। इसी तरीके से बार्टर सिस्टम में एक इंडिविजिबिलिटी का भी मसला था, जो मैंने एक मिसाल दी ना कि अगर गोट खरीदने जा रहे हो, आधी गोट का गोश्त चाहिए, तो जो बेच रहा हो कहेगा बाकी आधी का क्या करूंगा मैं, डिविजिबल नहीं है इस तरह से, सही है। लेकिन बार्टर में क्या है, वो बार्टर में तो मसला है, करेंसी में क्या है, करेंसी में यह है कि मिसाल के तौर पे करेंसी वाले सिस्टम में यह है कि आपने कोई चीज़ बेची, उसके बदले कोई चीज जितने पैसे दी तो पैसे डिवाइड हो सकते हैं, सही है। अब मुझे अपने बकरे को आधा करके किसी को बकरा देके उसके बदले उससे मैं कोई और चीज लूं, इससे बेहतर यह है कि मेरे पास पैसे होते काश कुछ और खरीदने के, तो मैं पैसे देके कुछ और खरीद लेगा, बकरे को आधा नहीं करना पड़ता, समझ आ रही। सो दिस इज हाउ थिंग्स हैपन विद कैश, कि वो डिविजिबल भी है। पोर्टेबिलिटी इशू, कोई आपके पास बहुत बड़ी चीज़ है, उसको कहाँ मूव करते रहोगे बार्टर सिस्टम में, मार्केट में लेके जा रहे हो आप अपने ना, मिसाल के तौर पे भेड़ बकरियाँ इतनी सारी, ताकि मैं कुछ भेड़ बकरियाँ बेचूं और उसके बदले कुछ लेके आ सकूं, भाई सीधी सीधी चंद नोटें लेके जाओ और जो आपको खरीदना खरीद के आ जाओ। आपकी भेड़ बकरियाँ जिसने खरीदनी होगी उसने आपको देखा एड्रेस, आपके एड्रेस पे आएगा, आपके बिजनेस एड्रेस पे आके वो भेड़ बकरियाँ पैसे दे के लेके चला जाएगा, सही है। अगर मुझे कोई बड़ा सा आज भी बार्टर चल रहा होता, बार्टर सिस्टम अगर आज भी चल रहा होता, तो मुझे मिसाल के तौर पे मेरे घर का एक्स्ट्रा कुछ कबाड़ा सेल करके उन पैसों से कुछ नई किताबें लेनी होती, तो मैं सेल करता, पैसे आते और मैं नई किताबें लेता। क्या करेंसी में तो ये हो रहा है अभी करेंसी में, लेकिन बार्टर में क्या होता, मैं कबाड़ा लेके घूम रहा होता, कौन खरीदेगा कौन खरीदेगा कौन खरीदेगा, फिर वो कबाड़ा जो खरीदता उससे जो मिलता वो लेके जाता किताब वाले को, फिर देता अगर उसको चाहिए होता वो सब, फिर किताब के। पोर्टेबल नहीं है लेकिन कुछ, इतना सारा सामान लेके घूम रहे हो। कैश क्या है, इतना पोर्टेबल है, क्या है, वॉलेट में आ गया, और अब तो मोबाइल के अंदर आ गई है सारी बैंकिंग, वो तो और ज़्यादा आसान।
तो ये बहुत सारे मसले जो हैं वो बार्टर सिस्टम के थे जो कि करेंसी ने हल किए। वाई डू वी नीड मनी? वेल वी नीड मनी फॉर एक्सचेंजिंग, ठीक है ना, क्योंकि उसके वो खुद पैसे की, अगेन पेपर की अपनी वैल्यू नहीं है लेकिन रिप्रेजेंटेशन ऑफ वैल्यू तो है ना। खुद पैसा 100 लिखा है ना, 100 रुपए को रिप्रेजेंट करता है, 100 रुपए की वैल्यू को रिप्रेजेंट करता है। तो पूरे शहर में, पूरे मुल्क में, पूरी इकोनॉमी में 100 रुपए में जो जो चीज आ सकती है ना, उसके बराबर ये एक 100 की नोट है, सही। लेकिन उस पेपर की अपनी तो शायद 5 रुपए की भी वैल्यू ना हो, मतलब टिश्यू पेपर की वैल्यू का होगा थोड़ा बेहतर में भी। फिर डिविजिबल होता है मनी, पोर्टेबल होता है, ड्यूरेबल होता है, ठीक है। एवोल्यूशन ऑफ मनी पूरा बताया हुआ है। उसके बाद जब आप आगे बढ़ोगे तो फॉर्म्स ऑफ मनी किन किन सूरतों में हो सकता है। कॉइन्स, बैंक के नोट्स जो होते हैं, बैंक बिल्स भी कहलाते हैं, बैंक अकाउंट में जो पैसा है, ठीक है, वो तमाम चीज़ें जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू मनी है, वो सारे मनी है। मतलब पैसा और नियर मनी भी मनी कहलाएगा क्योंकि वो कन्वर्टेबल इनटू मनी तो है ना। गोल्ड भी कन्वर्टेबल इनटू मनी है, जाके गोल्ड स्मिथ बैठे हुए खरीदने के लिए। लेकिन कोई चीज़ जो कि बहुत दूर है, इतनी लिक्विड नहीं है, इजीली कन्वर्टेबल इनटू मनी होता है, वो होती है लिक्विड। एक घर है, घर बिकने में टाइम लेता है। गाड़ी है, तो गाड़ी और घर को हम पैसा, मनी नहीं कह सकते उसको, सही है। लेकिन गोल्ड को कह सकते हो मनी। बैंक अकाउंट में पैसा, वो भी मनी है, सही है। आपके पास हार्ड कैश है, आपके पास सेविंग्स है, बॉन्ड्स की सूरत में पैसे, सब मनी है। इनफैक्ट आपके पास अगर मार्केट्स बनी हुई है ना, आपके पास ऐसी मार्केट्स बनी हुई है जो फाइनेंशियल मार्केट्स ऐसी जहां पर डेट्स को फैक्टर किया जाता है। डेट्स क्या होता है? रिसीवेबल्स। तो वो भी मनी कहलाएगा कि आपके अकाउंट रिसीवेबल से इजीली कन्वर्ट हो जाएंगे कि आप दोगे जिसको, वो अपना थोड़ा सा काटेगा, डिस्काउंट करके आपको पैसे देगा, लेकिन जो थोड़ा अपना हिस्सा काटेगा उसके अलावा जो देगा, पैसा तो आ गया ना उसके बदले, ठीक है। सो यू विल रीड दिस पैराग्राफ। सेविंग्स अकाउंट में देखो लिखा हुआ है कि सेविंग अकाउंट के अंदर जो डिपॉजिट है वो पैसा नहीं कहलाएगा, क्योंकि वो सेविंग्स अकाउंट का पैसा एक मियाद तक निकलवा नहीं सकते। सेविंग्स अकाउंट में पैसा क्या किस तरह होता है? आप बैंक के अंदर बैंक के अंदर पैसा रखवाने गए तो या तो करंट अकाउंट में रखवाओगे, तो ये करेंसी टाइप का अकाउंट होता है, या तो फिक्स अकाउंट या सेविंग्स अकाउंट में रखवाओगे। सेविंग्स अकाउंट में बैंक आपको रिटर्न भी देता है, करंट अकाउंट में कोई रिटर्न नहीं देता, क्योंकि बैंक को कोई सिक्योरिटी नहीं है, आप जब चाहे पैसा निकलवा सकते हो। तो बैंक आगे आपका पैसा लोन आउट करेगा तो आप तो जब चाहे निकलवा सकते हो। लेकिन सेविंग्स अकाउंट में आपने जब बैंक में पैसा रखवाया तो बैंक उसको लोन आउट करेगा, सही है। तो आपको रिटर्न में अगर मिसाल के तौर पर 10% मिल रहा है ना रिटर्न, तो यकीनन हो सकता है बैंक उसको 12% पे लोन आउट करेगा और आपको उसमें से 10% देगा, 2% अपना प्रॉफिट रखेगा, ठीक है ना। तो बैंक को ये फायदा है, लेकिन ये फायदा बैंक कब देगा आपको 10% रिटर्न तब देगा जब आप उसको सेव कराओगे। बैंक की कोई कंडीशन होगी, मिसाल तौर पर आपने 3 साल के लिए डिपॉजिट कराया, 3 साल तक आप उसको छेड़ नहीं सकते, इसलिए करेंसी नहीं कहलाता सेविंग्स अकाउंट का पैसा, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी फिजिकल एसेट्स है, लैंड हो गई, ज्वेलरी हो गई या एंटीक्स हो गए कोई, वो स्टोर ऑफ वैल्यू तो है कि उसमें वैल्यू स्टोर्ड तो है, लेकिन वो पैसा नहीं, वो मनी नहीं कहला सकते क्योंकि वो इजीली कन्वर्टेबल नहीं है। गोल्ड के सिक्के को फिर आप मनी कह सकते हो क्योंकि वो इजीली कन्वर्टेबल है। लेकिन कोई ऐसी आर्टिफिशियल ज्वेलरी है वो बिके, जब तक नहीं बिक रही तब तक तो उसका वैल्यूएबल तो है, लेकिन इजीली हो सकता है उसका बायर 4 दिन बाद आए, 4 महीने बाद आए, वी नेवर नो। It cannot be considered as money क्योंकि money is something that can be exchanged easily। ज़्यादा एक दिन लग जाए तो क्या होगा? वो यकीनन आपके पास हार्ड कैश होगा या बैंक में पैसा होगा या कोई ऐसी चीज़ होगी जो कि इजीली कन्वर्टेबल इनटू हार्ड कैश है। सारी चीज़ें मनी कहलाती है। What are the functions of money? सीधे, ठीक है ना, पैसा, ये 4 लिखे हुए हैं। पैसा मीडियम ऑफ एक्सचेंज है कि उसके बदले कुछ आप एक्सचेंज कर सकते हैं। मेजर ऑफ वैल्यू है। आप सोचो बार्टर सिस्टम में तो रोज का मसला था ना, कितनी इस तरह की फिश कितनी दोगे तो उसके बदले में कितना वुड लूंगा, क्या मतलब तो ये वाला रोज की मेजर ऑफ वैल्यू कैसे करते हैं? पैसा तो उसकी एक अपनी है, सबने अपनी चीजों के प्राइस टैग्स लगा दिए, सिंपल हो गए मेजर ऑफ वैल्यू। वरना अगर एक करेंसी नहीं होती तो एक चीज को बेचने के लिए मैं कैसा बोर्ड लगाता कि मैं तरबूज बेच रहा हूं, 1 किलो तरबूज के रेट है कि अगर आप फिश देने आ रहे हो तो आधा किलो फिश के बदले 1 किलो तरबूज, अगर आप वुड लेके आ रहे हो तो 5 kg वुड के बदले 1 किलो तरबूज। कितने किस्म के रेट्स लिखने पड़ते हैं? अब सीधा एक रेट लिखा हुआ है,
ये 100 रुपये किलो। सही, तो मेजर ऑफ वैल्यू भी है करेंसी, करेंसी मीडियम ऑफ एक्सचेंज भी है, करेंसी स्टोर ऑफ वैल्यू भी है कि करेंसी के अंदर आपकी वैल्यू भी स्टोर हो सकती है। मसलन कुछ आइटम्स है जो मेरे पेरिशेबल है, वो स्टोर नहीं हो सकते थे। सही है ना। अगर मैं चाहता हूं कि यार मैंने इतना सारा फ्रूट्स लाके खरीद के ले आया हूं, तो मैं चाहता हूं ये स्टोर हो जाए, ठीक है, वो तो स्टोर नहीं होंगे। आपने सोचा मैं बेच देता हूँ, बेच के कोई चीज़ ऐसी ले लेता हूँ जो स्टोर हो जाए, ठीक है। फ्रूट्स बेचने गए अगर, तो जिसको बेचे तो उसने आपको दूसरा पेरिशेबल आइटम पकड़ा दिया, वो भी तो स्टोर नहीं हो सकता। क्या ही होता कि आप वो फ्रूट्स बेच देते, उसके बदले कुछ कैश आ जाता, वो स्टोर हो गया। सही, तो वैल्यू स्टोरेज के लिए भी सही है, डेफर्ड पेमेंट के लिए भी ठीक है कि बाद में पेमेंट्स कर सकते हो, पैसा तो उतना ही रहेगा ना। आज 5,000 दूँ, 4 दिन बाद 5,000 दूँ, 10 दिन बाद 5,000 दूँ, वो 5,000 ही होगा, ठीक है ना। लेकिन अगेन कितने किस्म की मछलियाँ होती हैं, ठीक है ना, अलग अलग रेट्स की। मैं कहूँ मैं आपको जो है ना 5 दिन बाद ला के दूंगा, चलो मैं कहता हूँ 5 दिन बाद क्या ला के दूँ, मैं 1 kg आपको क्या चाहिए, मुझे वाइट पॉम्फ्रे चाहिए, इसने इतना स्पेसिफिक कर दिया, ठीक है, वाइट पॉम्फ्रे मतलब वाइट पापलेट मछली, इसने कहा हाँ वो ला के देना। मैंने कहा ठीक है। अब मैं जब ला के दिया तो ये कह रहा है यार इसका साइज तो बहुत छोटा छोटा है, थोड़ी बड़ी तो लाते। अब 5 kg आपने 4 kg मंगवाई थी, मैंने ला के दे दी और वाइट पॉम्फ्रे ला के दिया, अब साइज का मसला है आपको। तो ये वाले मसले रहेंगे क्वालिटी के ऊपर, किसी और चीज़ के अंदर, लेकिन पैसा तो वही रहेगा ना। उसमें ये शिकायत नहीं करेगा। ज़्यादा नई नोट और पुरानी नोट थोड़ी हो सकती है कि यार थोड़ी पुरानी मुड़ गई है नोट, सही हो, अगर ना चले तो नहीं लोगे, लेकिन चल जाएगी तो आप ले लोगे, राइट। सो पैसा अपनी डेफर्ड पेमेंट के अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करता, कोई डिस्प्यूट नहीं होता इसके अंदर। सही, जितने मैंने कहा मैं आपसे दूंगा उतने दिन, 1 महीने बाद मैं सब मिसाल तौर पर मैंने आपसे उधार लिया, 1 महीने बाद वो पैसा वापस करूंगा, तो आप चेक नहीं करोगे अगर वो पैसा वापस मिल गया कि इसकी क्वालिटी खराब है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड मनी, अच्छा पैसा क्या होता है, ये पढ़ लेना, बहुत सिंपल है। अब मैं हर चीज में नहीं जा रहा, बस 4-5 हेडिंग्स है, देख लो। ड्यूरेबल हो, आपकी जो करेंसी मतलब ड्यूरेबल टाइप की हो, वो चले, हैंड्स चेंज हो रहे, आपने ऐसी करेंसी बना दी जो 4 हैंड्स चेंज हुए और वो खत्म, एक दफा पानी में धुली पिघल गई, इट्स नॉट गुड करेंसी। करेंसी ऐसे होनी चाहिए, सूरत की होनी चाहिए जो ड्यूरेबल हो, ठीक है ना। इसी तरीके से पोर्टेबल हो, इजीली आप कैरी कर सको। डिविजिबल हो, उसकी डिनोमिनेशंस अलग अलग किस्म की हो, ये नहीं कि 100 से छोटी कोई नोट ही नहीं है आपके पास। जब मार्केट में 10 रुपए की कोई चीज मिलती है तो 10 की भी नोट होनी चाहिए आपके पास, 20 की नोट होनी चाहिए, 50 की नोट होनी चाहिए, 100 की नोट होनी चाहिए। मार्केट में 1-2 रुपए की कोई चीज मिल रही तो 1-2 रुपए की भी नोटें या सिक्के होने चाहिए, ठीक है। सो अलग अलग किस्म की डिनोमिनेशन हो। और फिर सबसे बड़ी नोट 100 ना हो भाई। अगर आप मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है ना, 3.5 मिलियन की है वो, तो अगर सबसे बड़ी नोट आपके मुल्क में 100 हुई ना, तो आपको 3.5 मिलियन को डिवाइड करो जरा 100 से, 35,000 नोटें। 35,000 नोटें रखने के लिए ना, मतलब 350 गड्डियां नोटों की, 100 वाली नोटों की 350 गड्डियां, 350 गड्डियां रखने के लिए फिर वो आप इतना बड़े थैले लेके मुंह भरोगे। तो उसकी जगह अगर 5-5 हज़ार की नोटें हो तो काम आसान हो जाएगा। 1-1 हज़ार की नोट भी हो ना तो भी काफी काम आसान हो जाएगा। चलो 3500 गड्डियां, 3500 नोटें, 3500 नोटों का मतलब 1000 वाली 3500 नोट्स, और 3500 वाले नोट्स का मतलब क्या हो गया, 35 गड्डियां 100 वाली, सही ना। और अगर 5000 की नोट्स हो अगर तो और अच्छा है, ठीक है ना। 5000 की नोट्स होंगे तो क्या होगा, और 7 कितनी 5, अरे 5 कितने जा 35 7 जा, ठीक है ना। तो 700 नोटें, 700 नोटें का मतलब 7 5000 की नोट वाली गाड़ियां, इतने में काम होते, सही है। तो ऐसी डिविजिबिलिटी होनी चाहिए उसकी कि जितने कम चाहिए और जितने ज्यादा चाहिए, और फिर आइडेंटिकल होनी चाहिए, सही है ना, सेम छपी हुई हो, आगे पीछे ना हो तो वो तो, वरना उसका वही क्रेडिबिलिटी पे शक आ जाएगा कि कहीं पे जाना क्या हो रहा है, नंबर कहीं पे जा रहा है, लेकिन इतनी आइडेंटिकल ना हो कि नंबर भी सेम है हर नोट के, नंबर तो चेंज हो, वरना वो ट्रैक कैसे होंगी,
नोटों के नंबर चेंज होते हैं ना, रिकॉग्नाइजेबल हो, सही है। सो दीज आर सम कैरेक्टरिस्टिक्स। बैंकिंग, बैंक क्या है? एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है। इंस्टीट्यूशन एक जगह को कहते हैं, जैसे ऑर्गेनाइजेशन होती है और फाइनेंस को मैनेज करती है, इसलिए फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन बोला उसको, ठीक है। फाइनेंस को मैनेज करती है, मतलब बैंक के ना 3 मेन फंक्शंस हैं। एक ये है कि लोगों के डिपॉजिट लेना, ठीक है। दूसरा फंक्शन ये है कि लैंड आउट करना, और तीसरा फंक्शन एज एन एजेंट लोगों को सर्विस फराहम करना। तो लोगों के डिपॉजिट्स कलेक्ट करता है बैंक, लोन्स भी देता है, ठीक है ना। और होता यूजुअली ये है कि लोगों के डिपॉजिट्स लेके लोन आउट कर रहा है। तो अगर लोगों के, सबसे पहले तो ये समझना बेसिक बात कि लोग अगर सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखवा रहे हैं, जो कि लोग एक फिक्स्ड टाइम पीरियड के लिए रखवाएंगे, तब तक वो निकलवा नहीं सकते। मिसाल के तौर पे 3 साल तक के लिए फिक्स करा दिया लोगों ने पैसा, तो लोग उनको जो है ना उसके बदले रिटर्न भी मिलेगा किसी किस्म का, सही ना। जैसे कि अगर इस्लामिक बैंकिंग है तो वो प्रॉफिट शेयरिंग करेंगे, और कन्वेंशनल इंटरेस्ट बेस्ड बैंकिंग है तो वो इंटरेस्ट एज अ रिटर्न देते हैं, ठीक है ना। तो लेट्स सपोज इस्लामिक बैंकिंग में तो कोई फिक्स नहीं होता, एक रेंज होती है कि इसके दरमियान प्रॉफिट मतलब मिल सकता है। वो हिस्ट्री के पैटर्न के ऊपर बताते हैं, क्योंकि वो एक तरह से आपने इन्वेस्टमेंट की तो वो काइंड ऑफ पार्टनरशिप टाइप का एग्रीमेंट है कि वो कहीं लगेगा पैसा, तो उसमें जो भी प्रॉफिट होगा तो बैंक आपको उसमें से कितना % आपको तकरीबन देगा, तो वो आपकी इन्वेस्टमेंट का एक स्पेसिफिक परसेंटेज बन जाता है। और लेट्स सपोज बैंक इसके ऊपर 10% पर एनम रिटर्न दे रहा है, बहुत ज़्यादा रिटर्न कहलाए ये। ऐसी इकॉनमी जो कि बहुत ज़्यादा इन्फ्लेशन फेस कर रही है, तो वह उन इकॉनमीज़ में तो मतलब बैंक, गवर्नमेंट के सेंट्रल बैंक जो है वो इंटरेस्ट रेट बहुत हाई सेट कर देता है, तो वहाँ हाई इंटरेस्ट रेट्स होते हैं। लेकिन वो इकनॉमी जो कि बूम करना चाहती है, जो फास्ट होना चाहती है, ठीक है, फास्ट ग्रोथ चाहती है, उनके इंटरेस्ट रेट्स बहुत कम होते हैं, तो ये उस हिसाब से 10% भी ज़्यादा है। बहरहाल तो रिटर्न, एक बैंक जो है उसको पैसा अगर मिल रहा है, ठीक है, डिपॉजिटर से, तो बैंक उसको सालाना 10% पर एनम रिटर्न देगा, ठीक है। जबकि वो बैंक आगे लोन आउट कर रहा है वही पैसा, तो लोन आउट करेगा तो कम से कम कितने % पे करेगा? 10% से तो ऊपर ही करेगा ना प्रॉफिट कमाने के लिए। लेट्स सपोज 12% पर एनम पे कर रहा है लोन आउट पर एनम, सालाना 12%। तो ये जो 2% का फर्क है वो इस बैंक का प्रॉफिट है, ठीक है ना। 2% क्या है? बैंक का प्रॉफिट है। बैंक प्रॉफिट कैसे कमाता है? जो लोगों का पैसा अपने पास रखता है उनको इंटरेस्ट जो पे बैक करना है उससे ज्यादा इंटरेस्ट चार्ज करता है जब वो लोन आउट करता है उस पैसे को, सही। अच्छा, ये बेसिक कुछ बातें बता रहा हूं। एक केस, ये तो सेविंग्स अकाउंट का केस है जिसमें पैसा निकलवा नहीं सकता आपका कस्टमर, वो रखा रहेगा। एक केस है आपका करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट के बहुत सारे दूसरे नाम हैं। करंट अकाउंट भी कहलाता है, चेकिंग अकाउंट भी कहलाता है, ये साइट अकाउंट भी कहलाता है, डिमांड अकाउंट भी कहलाता है, ठीक है ना, ट्रांजैक्शनल अकाउंट भी कहलाता है। बहरहाल तो करंट अकाउंट आपका है, उसके अंदर क्या है कि आपने बैंक में अगर करंट अकाउंट खुलवाया, आप बैंक के कस्टमर हो, बल्कि बैंक बन के सोचो, आपके कस्टमर ने, आपके 2 तरह के कस्टमर्स है बैंक के, एक वो जो पैसा जमा कराते हैं डिपॉजिटर्स, और एक वो जो पैसा एज अ लोन लेते हैं। तो बैंक के लिए जिन्होंने पैसा डिपॉजिट किया ना वो लायबिलिटीज है, मतलब कस्टमर्स यूं हैं कि वो पैसा उनका आता है आपके पास, तो वो पैसा आपके पास आ रहा है, उनको आपने पे बैक करना है पैसा उनके बैंक अकाउंट। और करंट अकाउंट में अगर पैसा है ना उनका, अगर उनका टाइप ऑफ अकाउंट करंट अकाउंट है तो जब चाहे पैसा निकलवा सकते हैं, क्योंकि उन्होंने फिक्स नहीं करवाया हो, सेविंग्स के लिए फिक्स नहीं कराया हुआ, ठीक है। अच्छा, बैंक लोन आउट करता है किसी और को पैसे, सही है, वो भी कस्टमर्स हैं, वो बोरोवर्स हैं एक तरह के, जो बैंक से बोरो करते हैं, वो लोन्स लेते हैं या बैंक ओवरड्राफ्ट की सूरत में बोरो कर सकते हैं, ठीक है ना। तो आप एज अ बैंकर जब लोन आउट करोगे किसी को पैसा, तो उसमें आपने इस चीज़ का ख्याल रखना है कि आपकी लिक्विडिटी ख़राब ना हो। लिक्विडिटी मतलब आपके पास इनफ कैश रिजर्व्स तो रहें। पता चला करंट अकाउंट वाले आ गए, वो तो कभी भी अपना पैसा निकलवा सकते हैं। अगर आपके बैंक में टोटल पैसा मिसाल के तौर पे $15 मिलियन जमा कराया हुआ है, सही, $15 मिलियन आपके बैंक में डिपॉजिटेड है, जिसमें करंट अकाउंट से भी पैसा है, या और करंट अकाउंट से चलो गया तो 15 मिलियन है, और सेविंग्स अकाउंट्स का 10 मिलियन है डॉलर्स। तो टोटल आपके बैंक में $25 मिलियन का पैसा अवेलेबल है।
अब इस 25 मिलियन में से अगर आप 25 का 25 मिलियन डॉलर्स लोन आउट कर दोगे, और जिसको लोन दिया वो तो कोई लोन टाइम पीरियड बेस्ड होगा ना, कि कितने टाइम बाद वो पैसा देगा, 3 साल के लिए लोन दिया, मॉर्गेज लोन है तो और लंबा होता है 8 साल 10 साल के लिए, कार फाइनेंसिंग है 6-7 साल की, कुछ भी हो सकता। तो ये करंट अकाउंट वाले जब चाहे एटीएम आके पैसा निकलवाने जब आएंगे तो आपके बैंक में पैसा ही नहीं होगा। तो आपको रिजर्व्स भी तो रखने हैं ना, कि सारे का सारा 25 मिलियन नहीं लोन आउट कर देना है, बल्कि सेफली आप कितना लोन आउट कर सकते हो, 10 मिलियन। कि ये लोग तो 3 साल 2 साल 1 साल जितने टाइम के लिए भी फिक्स्ड है, तो ये तो नहीं आएंगे ना तब तक, सही। तो 10 तो हम सीधा सीधा लोन आउट कर सकते हैं, किस वक्त तक के लिए, उस वक्त तक के लिए जब तक सेविंग्स वालों को वापस नहीं करना। लेकिन इस 15 मिलियन का क्या इसमें से कुछ लोन आउट कर सकते हैं हम? एक बंदा कह रहा है यस और एक बंदा कह रहा है नो। जो यस बोल रहा है वो क्यों कह रहा है नहीं कर सकते? क्यों नहीं कर सकते? हक नहीं है, बैंक का हक तो है, कर सकता है लोन आउट। अब बताओ, वो कभी भी निकलवा सकता है। लेकिन यहां पर आ जाता है प्रोबेबिलिटी का गेम, कि हिस्ट्री क्या कहते हैं, क्या बंदे लोग पैसे रखवाते हैं बैंक अकाउंट में तो क्या कभी भी पूरे निकलवा लेते हैं? हिस्ट्री पैटर्न देखा जाता है। एक तो ये पॉइंट हो गया कि पैटर्न देखा जाता है कि सारे का सारा नहीं निकलवा लेते। नंबर 2 ये, अब बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट कहने जा रहा हूं आगे, लेकिन उस पॉइंट पे आने से पहले एक बात बताऊंगा मैं। इंटर बैंक ऑफर रेट, अब कराची का है तो कराची इंटर बैंक ऑफर रेट, लाहौर का है तो लाहौर इंटर बैंक ऑफर रेट, कायबोर लाइबोर, ये जो भी इंटर बैंक, इसका मतलब ये होता है बैंक्स आपस में। इंटर बैंक का मतलब बैंक्स आपस में क्या रेट ऑफ इंटरेस्ट तय करते हैं। इसके अंदर मोस्टली आप यूं समझ लो कि स्टेट बैंक, जो आपका मुल्क का सेंट्रल बैंक है, ठीक है ना, आपके मुल्क का जो भी सेंट्रल बैंक है, वो आपको लोन, एक बैंक को लोन कितने रुपए में, कितने रेट पे प्रोवाइड करता है, ठीक है। अगर आपका मुल्क का सेंट्रल बैंक ने इंटर बैंक ऑफर रेट को रखा हुआ है 8%, कि अगर कोई भी कमर्शियल, ये तो हुकूमत का बैंक है ना, हुकूमत के बैंक अलग है, और बाकी जो कमर्शियल बैंक्स होते हैं जो हाई स्ट्रीट्स पे मिलते हैं, रोडों पे मिलते हैं और सब मिलता है, हाई स्ट्रीट बैंक्स भी कहलाते हैं। तो जो कमर्शियल बैंक है उसके पास डिपॉजिट्स थे $25 मिलियन के, ठीक है। उसमें से लेट्स सपोज सेंट्रल बैंक ने उसूल लगाया हुआ कि 20% तो आपने रिजर्व रखने हैं, आप सिर्फ 80% लोन आउट कर सकते हो, ठीक है, लेट्स सपोज। तो अगर 80% भी लोन आउट कर सकते हैं तो हम कितना लोन आउट कर सकते हैं? $20 मिलियन। अब सवाल ये उठेगा कि ये $20 मिलियन के अंदर तो सिर्फ सेविंग्स का पैसा थोड़ी है, करंट अकाउंट का भी है, और करंट अकाउंट वाले तो कभी भी पैसा निकलवा के ले जाएंगे। तो अब क्या करें? तो जो रिजर्व हुआ है पैसा 20% उसमें से दे देंगे, नहीं उससे ज्यादा निकलवा गए तो सही है। और रिजर्व भी कम होने के लिए थोड़ी होता है, अगर रिजर्व रखा हुआ है वो निकलवा दिया तो फिर आपने जो लोन आउट किया हुआ वो रिकवर करके फिर रिजर्व उसको भी रखना है। रिजर्व भी तो 20% रखना ही है ना, जितना भी आपका पास पैसा जमा हो उसमें से। तो $20 मिलियन जिसके अंदर करंट अकाउंट का बैलेंस भी शामिल है और सेविंग्स अकाउंट का बैलेंस भी शामिल है, दोनों कस्टमर्स का। सेविंग्स वाले तो चलो पैसा नहीं निकलवाएंगे, लेकिन करंट वाले तो निकलवा सकते हैं। अब 20 मिलियन में से डायरेक्टली 10 मिलियन सेविंग्स वालों का है, वो लोन आउट किया वो पैसा नहीं निकलवाएंगे। लेकिन ये $10 मिलियन जो आप लोन आउट अगर कर दो तो इसका तो टेंशन होगा ना, कभी भी पैसा निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो दो चीजें, पहले तो एक प्रोबेबिलिटी ये है कि वो सारे एक साथ पैसा नहीं निकलवा सकते, वो नहीं निकलवाते, कुछ ना कुछ पैसा रहता ही है। हर बंदा अपने अकाउंट का जीरो थोड़ी कर देता है बैलेंस, चंद हजार निकलवाता है, चंद लाख निकलवाता है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है उसके इस्तेदाद पे, चंद करोड़ निकलवा लिए, लेकिन बाकी वो रहने देता है अकाउंट में, क्लियर। तो जितने रहने दे रहा है उसका तो मसला नहीं है, लेकिन जितने वो मांग रहा है वापस, अगर वो अवेलेबल नहीं हुए तो फिर क्या करना पड़ेगा? इस कमर्शियल बैंक को सेंट्रल बैंक से लोन लेना पड़ेगा, और कमर्शियल बैंक को किस रेट पे मिलेगा? 8% पे। अब केस समझना, अब तक आई होप आप फॉलो कर रहे हैं। तो कमर्शियल बैंक ने सेविंग्स अकाउंट वालों को, मिसाल के तौर पर देखना किस किस तरह से सिनेरियो है। कमर्शियल बैंक के पास पैसे की सोर्सेज, पहले इनफ्लोज क्या थे? इनफ्लोज थे सेविंग्स अकाउंट्स के डिपॉजिट्स, ठीक है ना।
तो वो $10 मिलियन के थे, उसके ऊपर सालाना कितना इंटरेस्ट देना था? 10%। तो $1 मिलियन टू पे सालाना इंटरेस्ट, वो बैंक के लिए कि बैंक को जो पे आउट करना है, जबकि बैंक ने ये लोन आउट किया 12% के ऊपर, ठीक है ना। तो बैंक इस 12% में सालाना रिसीव कितना करेगा? $1.2 मिलियन। तो यहां डिफरेंस में 0.2 मिलियन बैंक का क्या हो गया? प्रॉफिट। क्लियर है? ये बैंक का प्रॉफिट हुआ, सही है। दूसरे इनफ्लो पे आते हैं, ये थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करना चाहूंगा ताकि दिख रहा है ना, क्लियर है अभी भी, ठीक है। दूसरे इनफ्लो पे आते हैं, करंट अकाउंट का। करंट अकाउंट के डिपॉजिटर्स ने जमा करवाया था 15 मिलियन, ठीक है ना। अब टोटल 15 मिलियन उन्होंने जमा कराया था, और लेट सपोज सेंट्रल बैंक ने कोई रिजर्व नहीं रखा हुआ। एक होता है रिजर्व परसेंटेज, सेंट्रल बैंक रखता है कि इतना तो आपने बैंक में रिजर्व रखना है, सारा लोन आउट नहीं करता है। लेट सपोज कोई परसेंट नहीं है, सारे का सारा अगर लोन आउट कर देता है, तो करंट अकाउंट के ऊपर एक बैंक को करंट अकाउंट वाला जो पैसा है उसको, उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट तो नहीं देना ना। जब लोग अपना करंट अकाउंट में पैसा रखवाते हैं तो बैंक ने उनको उमूमन कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, क्योंकि वो कभी भी निकलवा सकते हैं। बैंक को तो सिक्योरिटी नहीं है ना, कभी भी जाए निकलवा दें। तो बैंक तो खुले दिमाग के साथ लोन आउट भी नहीं कर सकता वो पैसा। लेकिन अगर बैंक वो सारे का सारा लोन आउट कर दे करंट अकाउंट वालों का पैसा, अभी थोड़ी देर के लिए सोचो करंट अकाउंट वाले नहीं निकलवाने आ रहे, अगर बैंक सारे का सारा लोन आउट कर दे, तब भी बैंक को 0 इंटरेस्ट देना है। किनको? करंट अकाउंट वालों को, क्योंकि 15 मिलियन जो रखे करंट अकाउंट वालों पे, इस पर कोई इंटरेस्ट नहीं चार्ज करेंगे। लेकिन बैंक जो है 12% इंटरेस्ट चार्ज करेगा। तो कितना हो जाएगा वो? 1.8 मिलियन, मेरे ख्याल से 1.8 मिलियन, ठीक है ना। $15 मिलियन लोन आउट कर रहे हो और 12% पर एनम पे, तो 10% होता है 1.5 और यस 1.8, ठीक है ना। तो कितना हो गया? 1.8 मिलियन की इनकम बैंक सालाना कमाएगा इसमें से। लेकिन कैसे कमा लेगा? अगर लोग लेने आ गए तो, उसके ऊपर मैं अभी आ रहा हूं। अगर लोग लेने आ गए तो क्या होगा? बैंक कितने % के ऊपर लोन आउट कर रहा है पैसा? 12% पे। अगर लोग लेने आ गए तो ये कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक से उधार ले लेगा, और सेंट्रल बैंक किस पे देगा? कौन से रेट पे देगा? 8%। तो स्टिल 4% का प्रॉफिट है। सेविंग्स से भी ज्यादा प्रॉफिट है, ये कह लो इस केस के अंदर। समझ आ रही है? क्योंकि अगर बैंक ने उस लोग अगर लेने आ भी गए ना, और शायद सारे का सारा पैसा निकलवाने आ गए, पहली बात तो सारे का सारा नहीं निकलवाने आएंगे, चलो रीजनेबल हो जाते हैं। लोग $15 मिलियन में से $8 मिलियन निकलवाने आ गए, $8 मिलियन लोग निकलवाने आ गए अगर, तो $8 मिलियन क्या करना पड़ेगा? वो सेंट्रल बैंक से लोन लेना पड़ेगा। किस रेट पे मिलेगा? सालाना 8%। तो $8 मिलियन का सालाना 8% जो होता है वो 0.8 में से 0.096, .64, तो सालाना इस पर इंटरेस्ट कितना देना पड़ेगा? 64 मिलियन। 1.8 मिलियन कमा रहे हो आप 15 पे, और उसमें से 8 मिलियन तक भी अगर निकलवाने आ गए ना, तो वो सेंट्रल बैंक से फौरी लोन मिल जाता है लेके, वो आपने आपके उससे जो जिन्होंने अपना पैसा रखा था उनको दे दिया, तब भी आप जो है वो प्रॉफिट कितना कमा रहे हो? 1.8 की बनिस्बत 0.64 अगर माइनस करता हूं मैं 1.8 में से 1.16, तब भी आपका प्रॉफिट कितना हो रहा है? $1.16 मिलियन। समझ आ रही बात? क्लियर हुई? तो इस पूरी बात का कंक्लूजन ये है कि अगर एक बैंक के पास सेविंग्स वाले लोग पैसा रखवा रहे हैं तो वो तो वैसे ही फिक्स हुआ हुआ है पैसा, तो बैंक उसको खुल के लोन आउट करेगा, और जितने ज्यादा इंटरेस्ट रेट पे लोन आउट करेगा उतना बैंक का प्रॉफिट है, और सेविंग्स वालों को पे बैक करना होगा इंटरेस्ट उसमें से, ठीक है ना। मतलब सेविंग्स वालों के इंटरेस्ट पे बैक करने के बाद जो बचा वो बैंक का प्रॉफिट है, कह लो। इसी तरीके से करंट अकाउंट वालों ने अपना पैसा रखवाया, बैंक को उन्हें कोई इंटरेस्ट नहीं देना होता, बैंक ने वो पैसा लोन आउट कर दिया, और उसके ऊपर जितना इंटरेस्ट मिल रहा है बैंक कमा ही रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है बैंक को, सारा बैंक का, क्योंकि पे बैक कुछ नहीं करना इंटरेस्ट। लेकिन अगर इसमें सवाल ये उठता है लोग निकलवाने आ गए पैसा,
तो जितने लोग जितनी अमाउंट निकलवाने हैं उतना बैंक उधार ले सकता है सेंट्रल बैंक से। सेंट्रल बैंक से उधार लेगा और वो लोअर इंटरेस्ट रेट पे मिलेगा। किससे लोअर? जितने में ये बैंक यूजुअली लोन आउट करता है उससे लोअर इंटरेस्ट रेट पे यही बैंक सेंट्रल बैंक से ले सकता है उधार का पैसा। क्लियर हो गई? तो हमेशा जब भी बैंक, याद रखना, कोई भी बैंक जब भी पैसा लोन आउट करता है ना तो वो एक टर्म यूज करता है, जैसे कराची का है तो काइबोर प्लस, लेट सपोज काइबोर प्लस 2%, कि भाई आप लोन कितने की देंगे सालाना, कितने परसेंट? वो कहता है काइबोर प्लस 2%, तो मतलब 2%, काइबोर प्लस 2%, वॉट एवर द काइबोर इज, वॉट एवर द इंटर बैंक ऑफर रेट इज। समझ? अगर इंटर बैंक ऑफर रेट 12% पे पहुंच गया तो इंटरेस्ट रेट आपने जो लोन आउट किया उसका हो जाएगा 14%। समझ आई? इस बात को और से समझना। अगर आपने बैंक से, अगर आप बैंक को, आपके पास कस्टमर आया, उसने गाड़ी निकलवाई, आपने कहा कि क्या आप कितने परसेंट जो है ना पर एनम मुझे आपको जो है ना इस कार फाइनेंसिंग का पैसा देना होगा। आपने कहा कि भाई हम आपको, आप 7 मिलियन की गाड़ी खरीद रहे हो, 7 मिलियन रुपीस की गाड़ी खरीद रहे हो, उसमें से 2 मिलियन तो आपके अपने लगेंगे, 20 लाख तो आपके अपने लगेंगे, ठीक है ना? तो माइनस कर दो 2 मिलियन, क्योंकि बंदे का भी तो डिपॉजिट लगेगा ना, तो ठीक है, 2 मिलियन माइनस कर दो, वो तो बंदे का अपना लगेगा। तो बैंक आपको, आप कह रहे हो उसको कि बैंक आपको 5 मिलियन की लोन देगा। 5 मिलियन होता है इतना, 50 लाख, ठीक है? 50 कहने में नहीं आता देख के, लेकिन आदत बना लेना। इसको देख के बंदा कहेगा 5, उसको अगर बोलना है तो फिर इंग्लिश में बोलो 5 मिलियन, और 50 लाख बोलना है तो फिर इसको उर्दू में ऐसे लिखना पड़ेगा, तब जाके 50, ये लाख के 2 जीरो और 3 जीरो हज़ार, सही है? 12। तो 50 लाख का बैंक ने लोन दिया एट द रेट काइबोर प्लस 2%। तो उस साल वो बना, वो वाला लोन उस साल बना मिसाल के तौर पे 10%, टोटल 10% के हिसाब पे, मतलब काइबोर कितना होगा? 8% काइबोर होगा यकीनन। अब बंदा सोचा जबरदस्त, 10% पे लोन मिला, इसका मतलब ये है इस 50 लाख पे सालाना 10%, मतलब सालाना 5 लाख मुझे देने होंगे एज एन इंटरेस्ट। सही है? बंदा ये सोच रहा है। 2 साल बाद क्या होता है कि आपकी इकोनॉमी के अंदर इकोनॉमी स्लो करने का डिसीजन ले लेते हैं कि भाई इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा है क्योंकि लोगों की परचेसिंग पावर बहुत ज़्यादा हो गई है, तो इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देते हैं। बैंक, अगर सेंट्रल बैंक ऑर्डर वो डिसीजन ले लेता है कि नहीं इंटरेस्ट रेट बढ़ाना, इंटर बैंक ऑफर रेट बढ़ाना पड़ेगा। इंटर बैंक ऑफर रेट वो ले गया मिसाल के तौर पे 12% पे, तो 12% पे अगर काइबोर चला गया तो ये कितना हो जाएगा? ये 2% तो बैंक का प्रॉफिट है। अब जब ये 14% हुआ तो बंदा कह रहा है भाई 14% का मतलब तो ये हो गया कि मुझे 50 लाख पे 7 लाख सालाना इंटरेस्ट देना पड़ेगा। 5 लाख सालाना से 7 लाख कैसे हो गया? 2 लाख में इजाफा हो गया। तो आपने तो 10% लगा था, अब तो 10%। बैंक कहेगा कैसे 10% पे दे दूं मैं लोन? मुझे खुद 12% पे मिल रही है पीछे से, मैं 10% पे कैसे लोन आउट कर दूं? सही है? तो बैंक का ये कांस्टेंट है, उसके पीछे बैंक ने इंटर बैंक ऑफर रेट को एज अ वेरिएबल रखा हुआ, जो भी इंटर बैंक ऑफर रेट होगा उसके ऊपर 2%। अभी आपका नसीब इकोनॉमी कैसे चलती है, क्लियर है? बहरहाल आपको ये बता दिया कि 2 जगह से पैसा आ सकता है, करंट अकाउंट से आ सकता है या सेविंग्स अकाउंट से आ सकता है, उसको लोन आउट कर सकते हो। करंट अकाउंट के अंदर बेहतरीन गोल्डन पोजीशन बैंक के लिए ये होती है कि करंट अकाउंट से पैसा आए और बैंक लोन आउट कर दे और करंट अकाउंट वाले पैसा निकलवाए भी ना, तो बैंक को लोन भी नहीं लेना पड़ता और सारे का सारा लोन आउट हो जाए। अगर तो जितना ज्यादा लोन आउट कर सकता है, लोन आउट करके उतना प्रॉफिट कमाएगा बैंक, ठीक है? एक सवाल ये पूछा है कि ऐसा नहीं हो सकता, ऐसा हो सकता है कि सेंट्रल गवर्नमेंट लोन ही ना दे? जब आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रेट सेट किया हुआ है कि काइबोर मिसाल के दिया, कोई भी इंटर बैंक ऑफर रेट लेट सपोज 20% है, इतना ज्यादा है, तो अगर आप 20% देने के लिए राजी हो, मतलब बैंक की बात करो, अगर बैंक 20% देने के लिए राजी है सेंट्रल बैंक को, तो सेंट्रल बैंक लोन दे देगा। अगर सेंट्रल बैंक चाह रहा है नहीं ये तो बहुत तेजी से लोन जा रहा है, हमें और स्लो करना है इकोनॉमी को, तो सेंट्रल बैंक स्लो करने के लिए ये नहीं कहेगा कि मैं लोन नहीं दे रहा, वो इस परसेंटेज को बढ़ाएगा और एक्सपेंसिव कर देगा लोन्स को।
जब सेंट्रल बैंक और एक्सपेंसिव करेगा तो लोगों तक तो ये फिर उसमें अगर +2% भी करें तो और ही एक्सपेंसिव जाना है ना, तो लोगों को भी एक लोन ऐसा पड़ेगा कि 50 लाख पे हर साल तकरीबन जो है ना 15 लाख देने पड़ते हैं, 15 लाख के करीब। तो लोग भी कहेंगे यार 50 लाख लोन पे हर साल 15 लाख देने पड़ते हैं और 3-4 साल बाद पूरे 50 लाख वापस भी करने पड़ेंगे। तो लोगों को जितना एक्सपेंसिव होता रहेगा लोग उतना कम लोन डिमांड करेंगे, क्योंकि लोगों की बोरोइंग कॉस्ट बढ़ गई। बोरो करने की अगर कॉस्ट बढ़ जाएगी तो लोग कम डिमांड करेंगे, क्योंकि लोग कम डिमांड करेंगे तो फिर कमर्शियल बैंक भी कम डिमांड करेगा सेंट्रल बैंक से। तो सेंट्रल बैंक अगर ये चाह रहा है कि मनी सप्लाई को कम करे, रोके, तो सेंट्रल बैंक अपना इंटर बैंक ऑफर रेट तेज कर देता है। और ये बहुत सारी बातें अभी हमने कर ली ऑलरेडी, इस चीज को अब सबको पढ़ना है हमें आगे, ठीक है जनाब। तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है जो एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स, जिसमें करंट अकाउंट के भी हो सकते हैं और सेविंग्स अकाउंट के भी हो सकते हैं, ठीक है ना। ये करंट अकाउंट के साथ स्टार लगा हुआ है, लेकिन इसको स्टार को डिफाइन नहीं किया, मैं बताता हूँ। करंट अकाउंट ट्रांजैक्शनल अकाउंट्स भी कहलाता है, करंट अकाउंट जो है वो साइट अकाउंट, डिमांड अकाउंट भी कहलाता है, ठीक है ना, अलग अलग नाम है। करंट चेक अकाउंट भी इसका एक नाम है। तो बैंक एक ऐसा फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है लोगों के पैसे, लोगों के डिपॉजिट्स एक्सेप्ट करता है और लोन्स देता है अपने कस्टमर्स को, ठीक है। बाकी बैंक की जो है ना और सर्विसेज भी हैं, फॉर एग्जांपल रिटायरमेंट प्रोग्राम, रिटायरमेंट अकाउंट्स प्रोवाइड कर देता है। रिटायरमेंट अकाउंट्स ये है कि ज़्यादातर तो कंपनीज के अंदर ही कोई जॉब कर रहा है ना, तो कंपनीज के अंदर ही वो जो है ना एम्प्लॉयज़ के वो बने होते हैं, ऐसी स्कीम्स बनी होती है कि उसमें वो पैसा जमा करा है। पेंशन फंड्स बने होते हैं कि लोगों की हर महीने की सैलरी से एक अमाउंट कटता है, सही ना, और एम्प्लॉयर उसको जमा कर रहा होता है, एम्प्लॉयर खुद भी अपने किसी बैंक अकाउंट में जमा कर रहा होता है, ताकि जब बंदा रिटायर हो जाए ना तो जो फंड जमा हुआ है ना उस फंड में से बंदे को हर महीने कुछ अमाउंट एज अ रिटर्न मिले, ताकि रिटायरमेंट के बाद बंदे की कोई सोर्स ऑफ इनकम हो। लेकिन अगर किसी कंपनी के अंदर ये ना हो रिटायरमेंट प्लान, कोई किसी किस्म का पेंशन फंड्स ना बनाओ, तो बैंक भी ये सर्विसेज देता है कि आप हर महीने हमें जमा करें पैसा, हम आपको रिटायरमेंट प्लान बना के दे रहे हैं, ठीक है ना, IRA के नाम से, जैसे इंडिविजुअल रिटायरमेंट अकाउंट बना के दे रहे हैं कि इसमें आप हर महीने एक अमाउंट जमा कराते चले जाएं। लेकिन उसका एक एग्रीमेंट होता है, उसमें से निकलवा नहीं सकते, और निकलवाओगे तो फिर वो अकाउंट खत्म भी हो जाएगा, राइट। तो आप निकलवा नहीं सकते, आप जब तक रिटायर हो रहे, जब तक ऑन जॉब है तो तब तक जमा कराते रहे, जैसे ही रिटायर हो जाए तो आप अपना क्लेम करेंगे, फिर तो महाना उस अकाउंट में से आपको एक रिटर्न मिलता रहेगा। और वो ऐसा रिटर्न होगा कि वो आपका जो अमाउंट है वो तो फिक्स्ड रहा, उसके ऊपर एक तरह से आप इंटरेस्ट इनकम कमाओगे, ये कह लो। तो सूद की नज़र से अगर इसको हम देख रहे हैं, हम इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से देखेंगे तो ये तो जायज़ ही नहीं है, ठीक है ना, क्योंकि आपका एक अमाउंट फिक्स हुआ हुआ है, उस पर आप सूद खा रहे हो। दैट्स नॉट इट। लाइक इस्लामिक पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये ना कि आप वैल्यू क्रिएट करो और रिटर्न में वैल्यू आए, उसमें आप ये नहीं करते कि आपने जो है ना पैसा एक जगह रखवा दिया और विदाउट एनी रिस्क आपको रिटर्न मिलता जा रहा है, ठीक है ना। इस्लामिक जो इकोनॉमिक सिस्टम है वो बोलता है कि आपने जिस चीज़ का रिवॉर्ड ले रहे हो ना तो उसका रिस्क भी बेयर करोगे। सो रिस्क फ्री रिटर्न्स का ऐसा तस्वुर नहीं है, ठीक है। बहरहाल सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की बात करते हैं। बैंक सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट्स की भी सर्विसेज देता है। यार बहरहाल ये सारी वो सर्विसेज हैं, मैं इतना लंबी नहीं कर रहा, ये दोनों वही सर्विसेज हैं जिसके अंदर जो है ना बैंक ये फैसिलिटी दे रहा है आपको कि आप अपना पैसा जमा कराओ किसी ना किसी तरह से, डिपॉजिट्स कराओ, और उसके बदले बैंक आपको रिटर्न देगा, सेविंग्स अकाउंट की तरह कह लो, ठीक है। बैंक के पास जितना डिपॉजिट आता जाएगा बैंक उसको लोन आउट करता जाएगा और कमाता भी तो जाएगा। और रिटायरमेंट अकाउंट के अंदर भी बैंक को फायदा ही फायदा है कि बंदा जब 60 साल का होगा तब पेंशन लेगा ना। 40 साल की उम्र से बैंक में जमा कराना शुरू हो गया पैसा, तो कितने सारे लोग अगर जमा कराना शुरू हो जाए तो बैंक तो इतने 20 साल उसको लोन आउट करते करते कोई भी इंटरेस्ट नहीं दे रहा, कमा ही रहा है, सही है। करेंसी एक्सचेंज सर्विसेज देता है बैंक क्या कैसे, क्योंकि आपका बाहर से कोई पैसा आ रहा है, एक तो आ रहा है बाहर से सूटकेस में लेके डॉलर्स या वॉलेट में लेके आ रहे हैं, तो वो इतना अलाउड नहीं होता, वो एक लिमिटेड अमाउंट अलाउड है, चंद $1000 जो आपको अलाउड होते हैं एयरपोर्ट के अंदर ट्रैवल करने के लिए, ठीक है ना। लेकिन बाकी आपके ऊपर मतलब समझ लो ये एक रेगुलेशन है आपके सर पे गवर्नमेंट की तरफ से कि आपने अपना अगर जो भी अमाउंट मंगवाना है वो बैंकिंग चैनल के जरिए मंगवाना है। तो आपका अमाउंट अगर कोई आपकी सोर्स ऑफ इनकम बाहर से है और वो डॉलर्स की सूरत में आ रहा है तो आपके बैंक अकाउंट में आपको PKR में दिखेगा। तो डॉलर किसने रख लिया अपने पास? बैंक ने, सेंट्रल बैंक के पास चले गए, समझो सेंट्रल बैंक के रिजर्व में आ गए, या हर बैंक के अपने रिजर्व के अंदर डॉलर आ गए, और आपको क्या मिला उसके बदले रुपीस, ठीक है। लेकिन ये वाले जो इंटर बैंक होता है ना, दूसरी कंट्री से आपकी कंट्री में पैसा आया तो इसके जो डॉलर्स है वो सेंट्रल बैंक के पास चले जाते हैं, जो इसके बदले आपको रुपीस करके कि भाई आपको डॉलर का काम ही नहीं है इस मुल्क में, आप रुपीस खर्च करें।
और बैंक को इसलिए डॉलर रिजर्व्स का काम होता है क्योंकि बैंक को पेमेंट्स करनी होती है। सेंट्रल बैंक को क्यों डॉलर रिजर्व्स का काम होता है? क्योंकि इंपोर्टर्स को डॉलर चाहिए होते हैं, क्योंकि इंपोर्टर जब कुछ इंपोर्ट करते हैं तो उनको पेमेंट डॉलर्स में करनी होती है, तो वो भी सेंट्रल बैंक को अप्रोच करेंगे ना डॉलर्स के लिए। फॉरेन एक्सचेंज कंपनीज जो हमारे अब फॉरेन एक्सचेंज बिजनेसेस जो आसपास खुले होते हैं ना हाई स्ट्रीट पे, वो चंद डॉलर्स के एक्सचेंज के लिए होते हैं जो बंदा लेके ट्रैवल करना चाहता है। वो इतने बड़ा अमाउंट मिलियंस ऑफ डॉलर्स नहीं होते। जब बात मिलियंस ऑफ डॉलर्स की आ जाए तो वो उसके लिए परसू करता है कोई भी इंपोर्टर बैंक्स को, कमर्शियल बैंक्स, और कमर्शियल बैंक्स परसू करते हैं उसके लिए सेंट्रल बैंक को। सेंट्रल बैंक के पास कहां से आ रहा है डॉलर रिजर्व? ऐसे आ रहा है कि जब बाहर से किसी का पैसा आ रहा है तो डॉलर्स सेंट्रल बैंक रख रहा है और उसके बाद पीकेआर कन्वर्ट करके उस बंदे को दे रहा है जिसका पैसा। सही है। सो बहरहाल तो बैंक आपका करेंसी एक्सचेंज को भी कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अच्छा, और बैंक डिपॉजिट बॉक्सेस भी फराम करता है, नहीं लॉकर्स फराम करता है कि बैंक में बाकायदा लॉकर है, की से खोलो दराज निकलते उसमें आप जो भी अपने वैल्यूएबल्स रखना चाहो। तो बैंक के लॉकर्स लोग क्यों रखना, अपने घर की जगह बैंक में रखना क्यों पसंद करेंगे? सिक्योर है, सेफ है। 2 चाबियां होती है, एक आपके पास और एक वहां के बैंकर के पास, ठीक है। वेज ऑफ बोरिंग फ्रॉम अ बैंक, एक बैंक से बोरो कैसे किया जा सकता है? लोन्स की सूरत में या ओवरड्राफ्ट की सूरत में। दोनों ही लोन की तरह ही हो। लोन ये है कि बाकायदा आप लोन की सूरत में लेने गए पैसा, और वो किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए होता है कि जैसे मैं लोन ले रहा हूँ हाउस फाइनेंस के लिए, लोन ले रहा हूँ सोलर पैनल को फाइनेंस, अपने घर के अंदर इलेक्ट्रिसिटी सिस्टम को फाइनेंस करना है, लोन ले रहा हूँ कार फाइनेंसिंग के लिए। कुछ जनरल लोन्स भी हो सकते हैं लेकिन वो फिर इतनी बड़ी अमाउंट्स नहीं होंगी। बड़ी अमाउंट्स अगर घर के लिए क्यों ले रहे हो भाई? घर ले रहा हूँ तो मॉर्गेज की लोन है, तो जब घर ले रहे हो उसका कागजात रखवाओ कोलेटरल के तौर पर, सही है, ताकि आप ना पे करो तो कल को हम कागजात जो है वो बेच के जो है रिकवर तो कर सकें। बैंक ही चाहेगा कुछ ना कुछ। तो जो भी है लोन्स की सूरत में आप जब पैसा लेने जाते हो तो स्पेसिफिक पर्पस अपना बताते हो। जबकि ओवरड्राफ्ट में क्या है? ओवरड्राफ्ट एक जनरल फैसिलिटी है कि आपका बैंक के साथ रिलेशन अच्छा है, आप एक पुराने अकाउंट होल्डर हो, आपका बिजनेस बड़ा वेल स्टेब्लिश्ड है, तो बैंक आपको अच्छे क्लाइंट होने के नाते कि आपसे इतना बिजनेस मिलता है, बैंक को ये फैसिलिटी देता है कि आपको हमने लेट्स सपोज 5 मिलियन रुपीस की ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी दी कि आपके अकाउंट में बैलेंस खत्म हो जाए तो आप 5 मिलियन तक ओवरड्रॉ कर सकते हो और निकलवा सकते हो 5 मिलियन, ठीक है। उस पर भी इंटरेस्ट रेट चार्ज करता है बैंक। जितने दिन बाद भी आपकी पेमेंट आएगी तो आप पे बैक करोगे वो, सही ना, तो उतने दिन का इंटरेस्ट रेट चार्ज करे, उतने दिन से मल्टीप्लाई कर देगा इंटरेस्ट को, ठीक है ना। अब पूरे साल का इंटरेस्ट रेट लेट्स सपोज बैंक का 10% है, ओवरड्राफ्ट के ऊपर ज्यादा होता है, ओवरड्राफ्ट पे लेट्स सपोज 12% है पूरे साल का, लेकिन आपने सिर्फ 30 दिन के लिए लोन लिया तो पूरे साल अगर 12% मिसाल तौर पे आपने जो है बैंक से 5 मिलियन का ओवरड्राफ्ट किया, 5 मिलियन का ओवरड्राफ्ट किया और सिर्फ 30 दिन के लिए किया, तो आप 12% तो एनुअल है ना, 12% से मल्टीप्लाई करोगे तो सालाना निकलेगा, फिर उसको मल्टीप्लाई करोगे 30 डिवाइड बाय 365, समझ आ रही है? क्योंकि इससे जो आंसर निकलेगा पूरे साल का होगा और आप तो दिनों पे बात करोगे, 30 दिन बाद तो आपने वापस कर दिया लोन, ठीक है। तो इतना आपने जो है इंटरेस्ट पे करना होगा। एग्जैक्टली कितना बनता है? हाँ 49,000 और समथिंग, 49,315 इतना कुछ बनता है। क्लियर? ये 30 दिन का सिर्फ, वरना सालाना जो बनता है वो तो ज़्यादा ही था, 12% हो तो सालाना कितना है? 6 लाख सालाना। अच्छा, सो 2 तरह से आप लोन ले सकते हो, 2 तरह से लोन ले सकते हो किसी बैंक से। अच्छा, हम लोग जिस बैंक के पास जाते हैं वो कौन सा बैंक होता है? सेंट्रल बैंक नहीं, कौन सा? कमर्शियल बैंक। हम जिस बैंक के पास कमर्शियल बैंक, जिसको हम हाई स्ट्रीट बैंक भी कहते हैं, कमर्शियल बैंक हमारे इंडिविजुअल्स के मसले भी हल करता है। जो इंडिविजुअल हाउस होल्ड है ना, उनके मसले भी हल करता है, वो मतलब उनको भी बैंकिंग सर्विसेज फराहम करता है, और बिजनेसेस को भी, या प्रोड्यूसर्स कह लो, बिजनेसेस कह लो, या फर्म्स कह लो, या एंटरप्राइजेस कह लो, ठीक है ना, इनको भी बैंकिंग सर्विसेज फराहम करता है, ठीक है। कमर्शियल बैंक कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को भी बैंकिंग सर्विसेज फराहम करता है, तीनों इकोनॉमिक एजेंट्स को करता है, ठीक है। इंडिविजुअल्स को क्या करता है? इंडिविजुअल अपने अकाउंट खुलवाते हैं, पैसा सेव करवाते हैं, निकलवाते हैं, बिल भरते हैं उसमें से, वगैरह वगैरह, इतनी सर्विसेज, ठीक है। बिजनेसेस को भी लोन्स फराहम करता है, ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी फराहम कर देता है, और बिजनेसेस अपने बाहर का पैसा मंगवाते हो, आपके बैंक अकाउंट में आ रहा है, ठीक है। कमर्शियल बैंक्स बिजनेसेस को भी फराहम करते हैं बैंकिंग सर्विस। बिजनेसेस भी छोटे भी हो सकते हैं, स्मॉल बिजनेसेस भी हो सकते हैं, एसएमईज भी हो सकते हैं, स्मॉल एंड मीडियम साइज एंटरप्राइजेस कहलाती हैं। एसएमई क्या होती है? स्मॉल एंड मीडियम साइज्ड एंटरप्राइजेस, ठीक है ना। और बड़ी कॉर्पोरेशंस या कंपनीज कह लो, कंपनीज को भी बिजनेस, ये भी बिजनेस में ही काउंट हुए ना। तो छोटा बिजनेस, सोल प्रोवाइडर या टाइप का कोई छोटा सा बिजनेस, या कोई छोटी से थोड़ी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन
SME कहलाती है, और या कंपनीज लेवल की बात कर लें अगर, तो उन सबको बिजनेसेस, इन सारे बिजनेसेस को भी कमर्शियल बैंक सर्विसेज फराहम करता है बैंकिंग। तो कमर्शियल बैंक आपको अगर इंडिविजुअल्स की नज़र से देखें ना, तो कमर्शियल बैंक रिटेल बैंकिंग की सर्विसेज देता है, ठीक है ना। और कमर्शियल बैंक दूसरे बिजनेसेस को कमर्शियल सर्विसेज देते हैं, कमर्शियल बैंकिंग की सर्विसेज देते हैं, और कंपनीज को कमर्शियल बैंक कॉर्पोरेट बैंकिंग की सर्विसेज देते हैं। लेकिन ये इतना फर्क आपको समझने के लिए नहीं है, मतलब अलग अलग टर्म्स देखोगे ना, रिटेल बैंकिंग लिखा है, कॉर्पोरेट बैंकिंग लिखा है, कमर्शियल बैंकिंग, तो आप समझ जाए ना रिटेल बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग ये कमर्शियल बैंक के अंदर ही आता है। क्योंकि आप अपने जहन में दो तरह से, दो मेन टाइप्स निकालोगे बैंक्स की, कमर्शियल और सेंट्रल। सेंट्रल बैंक पूरे मुल्क का बैंक होता है, तमाम बैंकर्स का बैंक होता है। एक मुल्क में कमर्शियल बैंक से, हमारे मुल्क के अंदर अगर देखें कितने कमर्शियल बैंक है, HBL, बैंक अल अबीब, मीज़ान, इसी तरीके से समिट बैंक, सोनारी बैंक, बहुत सारे बैंक अल फलाह, अस्करी वगैरह वगैरह, बहुत सारे, ये सारे कमर्शियल बैंक्स हैं। और इन सबकी कितनी कितनी ब्रांचेस, लेकिन इनको रेगुलेट कौन कर रहा है? सेंट्रल बैंक। क्लियर है? सेंट्रल बैंक इनको बहुत किस्म की सर्विसेज देता है, जैसे कि इनको लोन्स फराहम करता है अगर इनके पास पैसा शॉर्ट हो जाए। सेंट्रल बैंक के पास ये रजिस्टर होते हैं सारे, ठीक है ना, यहाँ पर शुरू में लिखा है ना लाइसेंस्ड, अब बैंक इज अ लाइसेंस्ड फाइनेंस, कौन देता है लाइसेंस? सेंट्रल, यस, ठीक है ना। तो इसी तरह सेंट्रल बैंक जो है ना, इनकी सारी पॉलिसीज डिफाइन करते हैं। सेंट्रल बैंक इनको क्लियरिंग सर्विसेज देते हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक बैंक है सिंध बैंक, ठीक है ना, और एक बैंक है मीज़ान बैंक। सिंध बैंक के अंदर एक बंदे का अकाउंट है, ठीक है ना, वो बंदा इस बंदे का कस्टमर है, ठीक है ना, ये मतलब पेमेंट करता है, चेक से पेमेंट करता है। अब चेक अगर ऐसा है जो कैश निकालना है, जो कैश का चेक है, जो अकाउंट में नहीं जाएगा पैसा, तो डायरेक्ट सिंध बैंक की ब्रांच जाओगे आप और वो चेक दोगे और पैसा निकलवा लोगे कैश। लेकिन अगर चेक उस नौइयत का जिसे हम क्रॉस चेक कहते हैं, जिसके टॉप पे 2 क्रॉस भी लगे होते हैं, लगा देते हैं हम, वो अकाउंट में ट्रांसफर होना है। अब वो चेक दिया गया है ना, तो दूसरा बंदा जो सप्लायर है, ये कस्टमर था, इस कस्टमर ने पेमेंट की सप्लायर को। सप्लायर का अकाउंट कहाँ है? सप्लायर का अकाउंट अगर मीज़ान बैंक में, तो अब मीज़ान बैंक के पास सप्लायर जाएगा, कहेगा कि मेरे अकाउंट में पैसा डाल दो, ये वाला चेक मीज़ान बैंक लेके जाएगा और कहेगा ये वाला चेक जो है ना डिपॉजिट करा के बोलेगा ये पैसा डाल दो। मीज़ान बैंक देखेगा कि भाई चेक के ऊपर किसका नाम लिखा है? सिंध बैंक का, सिंध बैंक का चेक है, और ये सिंध बैंक के से ही पैसा मिलना है मीज़ान बैंक को। तो मीज़ान बैंक सिंध बैंक को सेंट्रल बैंक के तवस्सुत से कांटेक्ट करेगा। तो सेंट्रल बैंक क्लियरिंग सर्विसेज दे रहा है कि ये चेक मीज़ान बैंक जो है क्लियरिंग पे भिजवाएगा, और वो चेक जो है फिर वेरीफाई करेगा सिंध बैंक कि जिस बंदे ने चेक दिया क्या उसके अकाउंट में उतना पैसा है। अगर उतना पैसा होता है तो सिंध बैंक जो है उतना पैसा मीज़ान बैंक के उस अकाउंट में ट्रांसफर कर देगा जो सप्लायर का अकाउंट है। क्लियर हुई? तो इंटर बैंक जो बैंक्स की आपस में क्लियरिंग सर्विसेज है ना, वो वाला प्रोसेस भी आपको कौन करके देता है? सेंट्रल बैंक। उसके अंदर जो है ना इंटरमीडिएरी सेंट्रल बैंक बनता है। अगर सिंध बैंक का ही कस्टमर होता और सिंध बैंक का सप्लायर होता तो स्टेट बैंक तक बात ही नहीं आती। सिंध बैंक को ही पता होता कि इस कस्टमर ने उसको चेक दिया तो इस कस्टमर के अकाउंट में पैसा है कि नहीं, वो सिंध बैंक के रिकॉर्ड्स में मौजूद होता ना। सिंध बैंक के पास मीज़ान का रिकॉर्ड नहीं है, मीज़ान बैंक के पास सिंध का रिकॉर्ड नहीं है, ठीक है ना। तो इसीलिए मीज़ान बैंक ने क्लियरिंग पे भेजा कि सिंध बैंक देखे खुद कि क्या उतना पैसा है बंदे के पास, तो उसके अकाउंट से निकाल के मीज़ान में डाल के दे, और अगर ना हुआ तो क्या हो जाएगा? चेक डिसऑनर हो जाएगा, राइट। बहरहाल इतनी बात, पिक्चर क्लियर हो रही है, सारी चीज़ें कंबाइन अप हो रही है, ठीक है। तो अगर एक बैंक के अंदर कस्टमर और सप्लायर दोनों का अकाउंट है, कस्टमर ने सप्लायर को पेमेंट की $50,000 जो है ना चेक लिख के, तो वो जो सप्लायर है वो भी, उसका भी अकाउंट उसी बैंक में। ब्रांच अलग हो सकती है कि एक का शार फैसल ब्रांच में, एक का तारिक रोड ब्रांच में, बट है तो सेम बैंक ना। तो उस बैंक का पूरा डेटाबेस, पूरे बैंकिंग सिस्टम का डेटाबेस सिंध बैंक का अपने पास ही होगा उसके। तो देख लेगा भाई कस्टमर ने जो पेमेंट किया, सप्लायर जमा कराना है, तो सप्लायर के अकाउंट में पैसा डालना है कस्टमर के अकाउंट से निकाल के। तो एक बैंक के लिए तो ऐसा है कि एक जेब से पैसा निकाल के दूसरी जेब में डालना है, क्योंकि बैंक के अंदर ही ट्रैवल हो रहा है ना पैसा, सही है। अच्छा, बैंक ने अगर वो पैसा लोन आउट किया हुआ तो कहाँ से देगा? तब भी मसला नहीं है, सिर्फ नंबर ही तो स्विच करने हैं, क्योंकि अभी तो अकाउंट टू अकाउंट चेंज करने हैं ना, नंबर इधर से उधर करने हैं।
असली में पैसे थोड़ी लेके जा रहा है वो अभी। हाँ, जब वो पैसे निकलवाने आएगा तो बैंक में पहले से पैसा तो रखा होगा, सब थोड़ी निकलवाने एक साथ आ जाता है। और नहीं भी हुआ तो फिर बैंक क्या करेगा कि वो सेंट्रल बैंक से बोरो कर लेगा, किसी बैंक से बोरो कर लेगा। ठीक है, अच्छा जी, करंट अकाउंट के ऊपर हमारी बात हो गई है। डिपॉजिट अकाउंट बोलो, टाइम अकाउंट बोलो, या इसको सेविंग्स अकाउंट भी कहते हैं। ठीक है, इसके अंदर आप सेव कराते हो एक स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम तक, पैसा निकलवा नहीं सकते। सेविंग्स अकाउंट वो होता है। क्लियर है ना? कमर्शियल बैंक के बारे में हमने बात कर ली। कमर्शियल बैंक क्या, लेंडर जो होते हैं ना, वो बैंक्स को में अंदर पैसा रखवाते हैं, इसलिए लेंडर्स लिखा है, इसको डिपॉजिटर समझो, क्योंकि जो डिपॉजिट कराने आ रहे हैं जरूरी थोड़ी वो लेंडर हो। चलो, जो सेविंग्स अकाउंट में पैसा रखवाने आ रहा है बैंक के पास, तो वो बंदा तो समझेगा कि मैंने बैंक को उधार दिया, तो बैंक के लिए वो लेंडर हुआ और बैंक उसका उधार किसी और को उधार दे देगा। लेकिन जो डिपॉजिट करवा रहे हैं करंट अकाउंट में अंदर, वो तो ये सोच के आ रहा है ना कि मैं उधार थोड़ी दे रहा हूँ, तो डिपॉजिट करा रहा हूँ। तो चाहे सेविंग्स में पैसा रखवाना है, करंट अकाउंट में पैसा रखवाना है, दोनों डिपॉजिटर तो कहला ही सकते हैं ना। तो डिपॉजिटर बैंक में पैसा रखवाते हैं, फिर बैंक वही पैसा अपने बोरोवर्स को दे देता है लोन पे। क्लियर है? जिसकी एक मिसाल यहाँ पर दी हुई है। ठीक है, या आप एलिस की मिसाल देखोगे कि $1000 उसके पास एक्सेस था तो उसने बैंक में रखवा दिया। ठीक है ना, जबकि बॉब एक ऐसा बंदा है जिसको $1000 चाहिए था। अब एलिस के पास इजाफी $1000 था, उसने बैंक में रखवा दिया कि मैं कुछ कमाई लूँ इसके ऊपर, और बॉब जो है वो लोन लेने आ गया बैंक से, तो बॉब को $1000 वो लोन दे दिया बैंक ने। तो जितना बैंक एलिस को इंटरेस्ट देगा उससे ज़्यादा बॉब से चार्ज करेगा। ठीक है ना, तो जो ये डिफरेंस है उसके ऊपर उसका प्रॉफिट हो रहा है। क्लियर है बात? तो दो फंक्शंस हमने बैंक की क्या बोले इंपॉर्टेंट, एक्सेप्ट करता है डिपॉजिट्स और लैंड करता है पैसा, ये दो इंपॉर्टेंट फंक्शन है। ठीक है ना, और तीसरा फंक्शन जो है ना वो ये कि वो एज एन एजेंट काम करता है लोगों के लिए। बैंक्स क्या हैं? एजेंट्स के तौर पे हैं। एजेंट मतलब वो होता है जो कोई आपके काम में सपोर्ट सर्विसेज दे। तो एक सपोर्ट सर्विस ये दे रहा है जो ऊपर ही लिखी है कि कस्टमर्स पेमेंट्स कर सकें। कस्टमर अपने अकाउंट में पैसा रखवाते हैं, फिर उसे चेक के जरिए किसी को देते हैं, तो लोग अपनी पेमेंट्स कैश के जरिए देने की जगह चेक के जरिए दे सकें। लोगों का पैसा सिक्योर हो रहा है, जेब में रख के नहीं घूमना पड़ा। लोगों को मोबाइल बैंकिंग मिल गई, इंटरनेट बैंकिंग के जरिए लोग बिल्स पे करते हैं, बहुत सारे मतलब स्कूलों की फीसें पे करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज एज एन एजेंट बना हुआ है बैंक। बहुत सारी पेमेंट्स हैंडल कर रहा है कस्टमर्स की, रिसीव करना है, उसको देना है, उससे रिसीव करना है। जो पेरेंट्स है बच्चों की फीसें जमा करा रहे हैं स्कूल की, पेरेंट्स से पैसा ले लिया तो स्कूल के अकाउंट में डाल दिया, फिर स्कूल पैसा निकलवाने आ रहा है अपने टीचर्स को सैलरी देने के लिए, निकलवाने नहीं आ रहा बल्कि स्कूल ने इंस्ट्रक्शंस दे दिए, स्टैंडिंग ऑर्डर दे दिया कि हर महीने की 5 तारीख को हमारे जो 50 टीचर्स हैं उनके अकाउंट में सैलरी चली जानी चाहिए इतनी 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 इतनी। तो प्रिस्क्राइब इंस्ट्रक्ट किया हुआ है ना बैंक को। तो बैंक एक एजेंट बना हुआ है ना, क्या अलग अलग, तो ये भी एक सर्विस दे रहा है स्टैंडिंग ऑर्डर की कि सारी फीसें कलेक्ट करता है और फिर उसमें से हर महीने के 5 तारीख को जो है ना जो टीचर्स हैं उनके अकाउंट्स के अंदर ट्रांसफर करता हूँ। तो कैश हैंडलिंग सारी बैंक ने हैंडलिंग, तो एक एजेंट बना, उसकी चार्जेस लेता है बैंक, चार्जेस होते हैं बाकायदा उसके, बैंक चार्जेस से भी कमाता है बैंक। तो बैंक जो है इंडिविजुअल हाउस होल्ड को क्या सर्विसेज देता है, एक उसकी हेडिंग है ये। ठीक है ना, ये लिखा है चेकिंग एंड सेविंग अकाउंट। चेकिंग अकाउंट वही करंट अकाउंट होता है। ठीक है, अच्छा ये सारी लाइन्स आपको बताया हुआ है कि आप बैंक के अंदर ब्रिक एंड मोर्टार टाइप सर्विसेज के अलावा ऑनलाइन सर्विसेज भी ले सकते हो। ब्रिक एंड मोर्टार समझो, देखो मोर्टार वो होता है कि जिसके ऊपर रख के पीसते हैं, और ब्रिक होती है ईंट, सही ना, ईंट और सिलबट्टा समझ लो। तो ये सिल है जिसके ऊपर रखते हैं कोई चीज, अखरोट रख दिया और इससे ठोक के पीसते हैं। तो ब्रिक एंड मोर्टार जो है ना, इसका एक्चुअली मतलब होता है फेस टू फेस, फिजिकली फेस टू फेस। तो बैंक ब्रिक एंड मोर्टार के अलावा मतलब फेस टू फेस के अलावा ऑनलाइन बैंकिंग भी फराहम करता है, इन शॉर्ट ये है। ठीक है, वैसे सिलबट्टे जो है ना अब ब्रिक एंड मोर्टार की तरह वैसे नहीं होते, ऐसे ही नॉलेज के लिए बता रहा हूँ। वो अब यूँ आते हैं और उसके अंदर एक डंडा होता है जो पीसने के लिए काम आता है ना, ठीक है, जो भी है। तो ये कहलाता है पेस्टल। ठीक है ना, दिस इज कॉल्ड पेस्टल। ये वही अपना जो पेस्टल नहीं है वही वाली स्पेलिंग है। और ये कहलाता है मोटर, पेस्टल और मोटर, मोर्टार, सॉरी MORTAR मोर्टार। सो कहाँ निकल गया हम। कस्टमर्स अपनी चीज़ों की रखवाली के लिए बैंक्स पे ट्रस्ट कर सकते हैं। बैंक्स और इंश्योरेंस सर्विसेज भी फराहम करता है कि इंश्योरेंस कंपनीज के साथ कनेक्ट हो गया, लोगों का पैसा डिपॉजिट ही दिया है तो लोगों को फैसिलिटी देता है कि आप आपकी हेल्थ इंश्योरेंस कर दें।
ठीक है ना। आपको हम इंश्योरेंस, बैंक क्यों करता है ऐसे, फॉर एग्जांपल 3 4 5 10 15 20 जितने भी बैंक हैं वो compete कर रहे हैं आपस में, सबको डिपॉजिट्स चाहिए। क्यों चाहिए? ताकि जब लोग डिपॉजिट जमा कराएंगे तो वो लोन आउट कर सके ना। तो लोग डिपॉजिट जिस बैंक में कराएं, हर बैंक चाहेगा मेरे पास डिपॉजिट करा, तो हर बैंक कोई ना कोई सर्विसेज देगा। तो बैंक ये सर्विस भी दे सकता है कि अगर आप हमारे पास डिपॉजिट कराएंगे तो हम आपको एक मिसाल के तौर पे एक्सीडेंटल डेथ की इंश्योरेंस दे रहे हैं कि अगर किसी कुछ हो जाता है, ऐसी कोई डेथ हो जाती है तो फिर आपके घर वालों को इतनी अमाउंट आपकी जो है ना पहुँच जाएगी एज एन इंश्योरेंस। या आपके फॉर एग्जांपल मेडिकल इंश्योरेंस फराम कर रहे हैं लोअर रेट्स के ऊपर, जो इंश्योरेंस प्रीमियम्स ऐसे पे करने पड़ते हैं आपको, उससे बहुत सस्ते हम आपको मेडिकल इंश्योरेंस फराम कर रहे हैं कि कल को आपकी तबीयत को कुछ हो जाता है, कोई ऑपरेशन वगैरह इस तरह कुछ भी होता है तो आपको उतना प्रीमियम, मतलब उतना जो है ना रिकवरी बैंक आपको करके देगा। ठीक है ना। और बैंक खुद इस मामले में इंश्योरेंस कंपनी के साथ भी लिंक्ड होते हैं, क्योंकि जिसका काम है उसको करने दिया, बीच में प्रॉफिट है। लेकिन असल बैंक ये क्यों कर रहे हैं? ताकि कस्टमर के डिपॉजिट अट्रैक्ट करें कि आपको ये फैसिलिटी, ये फैसिलिटी, ये फैसिलिटी। क्लियर? अच्छा, इसी तरह बैंक्स अपने जो बिजनेसेस हैं उनके अंदर उनको एडवाइस करते हैं। किसी ने अब बहुत अच्छा बैंक का कस्टमर है, कोई बहुत बड़ा बिजनेस है, तो उसके कुछ जो है ना अकाउंटेंट्स बैंक के साथ भी कनेक्ट होंगे, जब जब जो डॉक्यूमेंट्स चाहिए होगा मांगेंगे। और अगर टैक्स अथॉरिटीज़ के साथ कम्युनिकेशन में बैंक का कोई बंदा बैंक को भी रिप्रेजेंटेटिव के तौर पे लेके आना है, तो बैंक अपना बंदा कोई एजेंट साथ लगा देगा कि भाई ठीक है इस बिज़नेस को एडवाइस करो कि उसने अपना टैक्स कैसे भरवाना है और वो टैक्स अपना कहाँ कहाँ बचा सकता है। ठीक है। तो बैंक ये वाली एडवाइजरी सर्विसेज भी देता है अपने क्लाइंट्स को, वो क्लाइंट्स को खुश रखने के लिए। बैंक ओवरड्राफ्ट सर्विसेज भी देता है, लेकिन वो बैंक ओवरड्राफ्ट सर्विसेज तो चलो लोन्स में आ गया ना कि लोन आउट करता है पैसा बैंक। अच्छा, ये इंडिविजुअल्स की बात थी, मैं इसके अंदर बिजनेस भी घुसा दिया। बहरहाल बिजनेसेस का यहाँ है कि बैंक फर्म्स को क्या क्या सर्विसेज देता है, बिजनेसेस को क्या क्या सर्विसेज देता है, बैंक गवर्नमेंट को क्या क्या सर्विसेज देता है। कौन सा बैंक? कमर्शियल बैंक। कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट को क्या क्या सर्विसेज देता है? एक तो कमर्शियल बैंक के पास जितना सारा, अगर आपका बैंक अकाउंट है, आपका बैंक अकाउंट कमर्शियल बैंक में होगा किसी, तो आपका बाहर से जो पैसा आ रहा है आपके अकाउंट में, तो पैसा रुपीस में कन्वर्ट होकर आपके पास आ रहा है, जबकि डॉलर्स जो है वो सेंट्रल बैंक तक पहुंच गए। सही ना? ये क्यों हुआ? क्योंकि कमर्शियल बैंक बीच में था, तो कमर्शियल बैंक ने एक तरह से, सेंट्रल बैंक आपको डायरेक्ट डील नहीं कर रहा, बल्कि बीच में कमर्शियल बैंक आ गया, एक इंटरमीडिएरी बन के, सेंट्रल बैंक और आपके दरमियान इंटरमीडिएरी बन गया, ताकि सेंट्रल बैंक को हर एक को डील ना करना पड़े, इतनी बड़ी आबादी है। तो एक तरह से कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट का काम आसान कर देते हैं। ठीक है। फिर गवर्नमेंट भी तो लोन ले सकती है कमर्शियल बैंक से, गवर्नमेंट्स खुद भी तो, गवर्नमेंट के पास पैसे शॉर्ट हो तो लोगों से लोन लेने जाएगी तो गवर्नमेंट को बहुत टाइम लग जाएगा। गवर्नमेंट लोगों से कैसे लोन ले सकती है? गवर्नमेंट लोगों से भी लोन ले सकती है कुछ इस तरह से, फॉर एग्जाम्पल गवर्नमेंट सिक्योरिटीज देके। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बिल्कुल समझ लो डिबेंचर्स की तरह है कि गवर्नमेंट ने सिक्योरिटीज इशू की कि ये जो लेगा खरीदेगा उसके ऊपर उसको जो है ना इंटरेस्ट एंड रिटर्न मिलेगा। तो गवर्नमेंट एक तरह से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज दे के कमा सकती है, या तो कि लोगों को मिसाल के तौर पे किसी किस्म के जो है ना गवर्नमेंट ने बॉन्ड्स इशू कर दिए कि रुपीस जो है ना 5,000 वाले बॉन्ड्स हैं ये, सही है, और प्राइस बॉन्ड्स के नाम से कर दी, चलो इस पर प्राइस भी निकलेगा, लोगों ने खरीदे 5-5 हज़ार रुपये जमा करा दिए, तो गवर्नमेंट का पैसा है, उसके बदले सिक्योरिटीज निकल गई, पेपर कोई छाप के दे दिया, उसके बदले पैसा गवर्नमेंट के पास आ गया। सही ना? तो इससे एक फ़ायदा है कि पैसा कलेक्ट किया गवर्नमेंट, और इस पर इंटरेस्ट रेट भी दे सकती है गवर्नमेंट कि इसके ऊपर सालाना जो है ना 5% इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो बैंक से अगर गवर्नमेंट लोन लेती, गवर्नमेंट, जब मैं बोल रहा हूँ तो सेंट्रल बैंक को अलग रखना, सेंट्रल बैंक होता गवर्नमेंट का, लेकिन गवर्नमेंट को पैसा चाहिए होता है, तो ऐसा नहीं जब चाहे सेंट्रल बैंक से निकलवा लिया, ऐसा नहीं होता। गवर्नमेंट बाकायदा लोन के तौर पे लेती हो पैसा। सही है? सेंट्रल बैंक को भी अलग रखो, गोया कि वो गवर्नमेंट का बैंक है, लेकिन उसको रखो अलग। बिल्कुल वैसे ही कि अगर आप ओनर हो किसी बैंक के, आपको पैसा चाहिए तो बैंक में जाके ऐसे नहीं निकलवा लोगे, या तो सालाना बैंक के प्रॉफिट में से आपको मिलेगा, या आपको ऐसे निकलवाना तो आप जाके लोन लोगे बैंक से, कस्टमर बन के जाओगे। बिल्कुल वैसे ही गवर्नमेंट का भी सेंट्रल बैंक के साथ रिलेशन होगा। तो गवर्नमेंट को अगर पैसा चाहिए और सेंट्रल बैंक के पास रिजर्व्स जो प्लान्ड रिजर्व्स हैं उससे नीचे जा रहे हैं, तो सेंट्रल बैंक कहेगा मैं लोन नहीं दे रहा, तो फिर गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक के पास जा सकती है कि अलग अलग कमर्शियल बैंक से भी लोन ले सकते हैं। तो कमर्शियल बैंक गवर्नमेंट को लोन की सर्विसेज भी फराहम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन कमर्शियल बैंक जिस रेट पे देंगे वो हाई होगा, तो पहले ही गवर्नमेंट की कोशिश होती है डायरेक्ट पब्लिक के पास जाए। अब पब्लिक के पास जाने में पंचायतें ज़्यादा या नहीं हो पा रहा, तो फिर गवर्नमेंट्स क्या करेंगी, सेंट्रल बैंक के वो अपने कमर्शियल बैंक से पास जाकर लोन्स लेंगे। पहले सेंट्रल बैंक को ट्राई करेंगी,
पहले पब्लिक को ट्राई करेगी, फिर सेंट्रल बैंक को ट्राई करेगी, फिर क्या करेगी, कमर्शियल बैंक से लोन लेगी। ठीक है, सेंट्रल बैंक से तब पैसा नहीं मिलेगा जब सेंट्रल बैंक के रिजर्व जो है ना, कैश रिजर्व, वो बहुत जल्दी एग्जॉस्ट हो गया, या सेंट्रल बैंक को कुछ पेमेंट्स खुद क्लियर करनी हो। ठीक है ना, या सेंट्रल बैंक को ऐसा लगता है कि ऑलरेडी गवर्नमेंट की बहुत बड़ी लायबिलिटी हो गई और गवर्नमेंट पे बैक नहीं कर पा रही, और सेंट्रल बैंक तो गवर्नमेंट से डिमांड कर रहा है कि आप पे बैक करो अपनी लोन, और गवर्नमेंट के पास पैसा नहीं, तो गवर्नमेंट सेंट्रल बैंक से लोन कैसे लेगी? उसके लिए फिर शायद गवर्नमेंट कमर्शियल बैंक के पास जाके आप लोन दे दो, उनका लोन लेके सेंट्रल बैंक का क्लियर ऑफ कर दिया, ऐसा हो सकता है। क्लियर हो गई? तो और इसके अलावा जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो गवर्नमेंट्स को फॉरेन एक्सचेंज को कलेक्ट करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि कमर्शियल बैंक्स के जरिए बहुत सारे लोगों की पेमेंट्स आती है ना, तो जो डॉलर्स आ रहे हैं तो वो फिर कमर्शियल बैंक सेंट्रल बैंक को देते हैं, जिससे ओवरऑल फायदा गवर्नमेंट को ही होता है। सही, फॉरेन एक्सचेंज आपका सारा हैंडल हो रहा है। फिर एक समराइज पैराग्राफ है कि कमर्शियल बैंक का प्राइमरी रोल क्या है, कि वो खुद क्यों खुला हुआ है, प्रॉफिट करने के लिए, अपने ओनर्स के लिए। कोई भी बैंक है उसका कोई ना कोई ओनर हो सकता है, बहुत सारे शेयर होल्डर्स भी ओनर्स हो सकते हैं, या कोई इक्का दुक्का मिलकर भी ओनर हो सकते हैं। ठीक है ना, तो वो उनके लिए प्रॉफिट जनरेट करने के लिए खुलता है बैंक। और कमाता कैसे? लोन्स के जरिए, कस्टमर्स के डिपॉजिट्स आते हैं, उसमें से लोन्स देता है और कमाता है। ठीक है, ये तो पूरा ये लिखा हुआ है। लेकिन बैंक्स को मस्ट स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन प्रॉफिटेबिलिटी एंड लिक्विडिटी। ऐसा नहीं कि प्रॉफिट के चक्कर में आपने इतना लोन आउट कर दिया कि लिक्विडिटी नहीं रही, और करंट अकाउंट वाले पैसा लेने आए तो पैसा नहीं आपके पास। सही है, क्योंकि ये भी तो पॉसिबल है कि सेंट्रल बैंक से आपको पैसा ना मिले, जो पहले थोड़ी देर पहले सवाल था, अब इसका जवाब दूंगा। हो सकता नहीं है, ऐसा भी तो हो सकता है कि सेंट्रल बैंक से पैसा ना मिले, या सेंट्रल बैंक से जो पैसा मिल रहा है वो मिसाल के तौर पे सेंट्रल बैंक से आपकी ऑलरेडी कुछ लोन्स चल रही हो, तो सेंट्रल बैंक आपको अलाउ ना करो पैसा, आपको लिमिट क्रॉस कर चुके हो। ठीक है, तो हर बैंक को अपना लिक्विडिटी रिजर्व, मतलब लिक्विडिटी का मतलब ये होता है कि कैश अपने पास रखना होता है इतना कि ऑन द स्पॉट कोई अगर एटीएम आ रहा है तो एटीएम से पैसा निकलवा सके, इतने सारे आपके पास पैसे हों ऑलरेडी। ठीक है, कोई चेक दे रहा है तो चेक के बदले पैसा देने लायक हो। सही है, तो ये नहीं कि प्रॉफिट के चक्कर में सभी लोन आउट कर दिया कि ऑन द स्पॉट सर पे जो लायबिलिटीज आ रही है वही पे ऑफ नहीं कर पा रहे। और याद रखना, एक वो बिजनेस जो कि लॉस मेकिंग है वो फिर चल सकता है, लेकिन एक वो बिजनेस जो लिक्विड नहीं है वो तो बंद हो जाएगा। लॉस हो रहा है खैर है, लेकिन अपनी पेमेंट्स तो क्लियर कर पा रहे हैं, लेकिन वो जिसके सर पे कोई पेमेंट आ गई क्लियर ही नहीं कर पा रहा। प्रॉफिट बहुत है, क्यों? बहुत सेल्स की है, बहुत सेल्स की है, सब बड़ा प्रॉफिटेबल है, तो पैसा दे दो, लेकिन सारी उधार पे, पैसा ही नहीं आया। अब वो बिजली का बिल है पे करना है, तो प्रॉफिट तो हो रहा है, एक्रूअल्स कॉन्सेप्ट पे चलते हुए प्रॉफिट तो हो रहा है, इनकम स्टेटमेंट के बॉटम लाइन के अंदर प्रॉफिट तो आ रहा है, लेकिन एक्रूअल्स पेमेंट पे बनती है, एक्रूअल बेसिस के ऊपर इनकम स्टेटमेंट बनती है। मतलब इनकम स्टेटमेंट तो प्रॉफिट दिखाती है, चाहे वो पैसा आया हो ना आया हो, वो बाद में शायद आए, 6 महीने बाद पैसा आना हुआ तो वो 6 महीने तक की सर पे आई हुई लायबिलिटीज कहां से पे करेगा? अगर पैसा ही नहीं हुआ तो 6 महीने तो में क्रेडिटर्स पागल हो जाएंगे, बिजनेस केस वेस कर देंगे, बंद करवा देंगे बिजनेस। समझ आ रही है? फिर सेंट्रल बैंक्स की बारी आती है। सेंट्रल बैंक्स मतलब सेंट्रल बैंक्स होते क्या है? एक ये भी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, ठीक है, एक जो कि एक कंट्री के अंदर भी हो सकता है या पूरे रीजन के अंदर भी हो सकता है। कंट्री टाइप का सेंट्रल बैंक की बात करें तो पाकिस्तान का जैसे स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, पाकिस्तान के सेंट्रल बैंक का नाम क्या है? स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान। इस तरह इंडिया के सेंट्रल बैंक का नाम है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ठीक है ना। यूएसए के सेंट्रल बैंक का नाम है फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए, जिसे ये फेड भी कहलाता है, फेडरल की वजह से फेड कहते हैं इसको, फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ यूएसए, ठीक है ना, या फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ अमेरिका, ये भी कह लो। सऊदी का क्या है? सऊदी अरेबियन मॉनेटरी अथॉरिटी, सामा, ठीक है। इसी तरीके से एक रीजन का भी हो सकता है, जैसे पूरे यूरोपियन यूनियन का सेंट्रल बैंक, तो यूरोपियन यूनियन में तो बहुत सारी कंट्रीज है ना, उनका एक सेंट्रल बैंक यूरोपियन सेंट्रल बैंक। तो यूरोपियन यूनियन, अच्छा यूरोपियन यूनियन में जो दूसरी कंट्रीज हैं उनके अपने अपने सेंट्रल बैंक्स होंगे, लेकिन पूरे यूरोप का भी एक सेंट्रल बैंक। क्लियर हुई? सेंट्रल बैंक्स आर ओन्ड बाय गवर्नमेंट,
सेंट्रल बैंक के पास सब्सटेंशियल पावर होती है ओवर हाउस होल्ड बिजनेसेस एंड ओवरऑल इकोनॉमी। क्यों? क्योंकि सारा जो मनी सप्लाई है वो सेंट्रल बैंक कंट्रोल करता है। सही है, पूरी मुल्क की मनी सप्लाई कौन कंट्रोल करता है? सेंट्रल बैंक। ठीक है ना। और अगर कोई पूछ ले कि सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट से कितना ताल्लुक रखता है, तो आप कहते हो जितना आजाद हो सेंट्रल बैंक उतना अच्छा, अपने फैसले खुद लेता है। ठीक है ना। लेकिन फिर भी गवर्नमेंट के अंदर कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है सेंट्रल बैंक? तो कौन सी मिनिस्ट्री बोलोगे? फाइनेंस मिनिस्ट्री। ठीक है, फाइनेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है सेंट्रल बैंक। तो मैंने पीछे ऑलमोस्ट समझा ही दिया है सेंट्रल बैंक का रोल। ठीक है ना। सेंट्रल बैंक नोट्स इशू करता है, कॉइन्स के कितने नोट छापने हैं, कॉइन्स बनाने हैं। ठीक है ना। वो मनी सप्लाई देता है। कैसे देता है सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई? इंटरेस्ट रेट के जरिए। अगर सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई बढ़ानी होती है, वो क्यों बढ़ानी होती है? लोगों की परचेसिंग पावर बढ़ाने के लिए। लोगों की परचेसिंग पावर क्यों बढ़ाना चाहता है? ताकि लोग खरीदारी करें। लोग खरीदारी करने के लिए डिमांड करेंगे। जब लोग डिमांड करेंगे तो सप्लायर जो प्रोड्यूस करेगा उसको, सप्लायर जब प्रोडक्शन एक्टिविटी करेगा तो उसको लेबर चाहिए होगी, जगह चाहिए होगी, तो लेबर एम्प्लॉय होगी। सही है। तो इकोनॉमी बूस्ट होना शुरू हो जाएगी कि इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है। सही। तो इस तरह से मनी सप्लाई भी बढ़ती है। ओके। और वो कैसे? लो इंटरेस्ट रेट रख के सबसे ज़्यादा मनी सप्लाई, मतलब मनी सप्लाई बढ़ाने का तरीका क्या होता है कि अपना इंटर बैंक ऑफर रेट ना सेंट्रल बैंक लो कर दे। अगर लो करता है ना तो लोगों के लिए बोरिंग कॉस्ट, मतलब लोगों के लिए बोरिंग आसान हो जाती है। जब बोरिंग आसान हो जाती है तो लोगों के लिए, मतलब हाउस होल्ड्स के लिए भी बोरिंग आसान हो जाती है, फर्म्स के लिए भी बोरिंग आसान हो जाती है। तो बिजनेसेस के लिए बोरिंग सस्ती हो जाती है, तो बिजनेस पैसा बोरो करता है, उससे प्लांट एंड मशीनरी और पूरे बिजनेस पे इन्वेस्ट करता है, एक्सपेंड करता है बिजनेस को ताकि प्रोडक्शन बढ़े। सही है। और लोग बोरो करते हैं कि उनके पास परचेसिंग पावर आ जाए कि हम, क्योंकि सस्ता है, हम पे करते रहेंगे इंस्टॉलमेंट्स में, और गाड़ी खरीद ली और फला चीज़ खरीद ली। अच्छा, बिजनेसेस ने जब बोरो करके कोई प्लांट एंड मशीनरी लगाया, अपना बिजनेस एक्सपेंड किया, न्यू बिजनेस की ब्रांचेस खोली, तो और लोगों को एम्प्लॉय किया, तब भी लोगों की इनकम बढ़ी। साथ में लोगों की इनकम बढ़ी, तो लोगों ने इनकम बढ़ने की वजह से तो स्पेंडिंग की, कंज्यूमर स्पेंडिंग कहलाती है। लोगों ने अपनी, क्योंकि जॉब्स वगैरह लग गई तो इनकम्स की, अपनी जॉब्स की जो सैलरीज है उससे स्पेंडिंग की। इसी तरह जो जिन्होंने बिजनेस खोले तो वो ओनर्स भी तो घर जाते हैं, तो हाउस होल्ड ही होते हैं ना, तो ओनर्स के पास भी प्रॉफिट आया एंटरप्रेन्योर होने की हैसियत से, तो उन्होंने भी स्पेंडिंग की। अच्छा, उस स्पेंडिंग के अंदर उनको ऐसा लगा कि हमारे पास जितना पैसा, उससे महंगी चीज़ हम खरीदने की अगर ख्वाहिश हुई तो बैंक से वो भी लोन लेंगे कि लोन लेना सस्ता है, तो लोन लेके खरीदने की इस्तिताअत भी आ जाती है कि इंस्टॉलमेंट्स में पे बैक भी कर देंगे। जैसे गाड़ी लेनी है, घर लेना है, तो लोन ले तो ये सब कुछ ज़्यादा जब होना शुरू होता है तो उसके लिए ज़्यादा पैसा रिक्वायर्ड होता है, तो ज़्यादा नोटें छापनी पड़ती है बैंक्स को। ठीक है। तो और सिर्फ ज़रूरी नहीं नोटें छापे, बहुत सारी बैंकिंग तो अब नंबर्स में हो रही होती है, मोबाइल टू मोबाइल ट्रांसफ़र हो रहे होते हैं अमाउंट्स, नोटें होती भी, उसके बैक पे उतनी नोटें भी नहीं होती। ठीक है। तो पॉइंट ये है कि सेंट्रल बैंक ये सारा निज़ाम जो है ना मनी सप्लाई का कंट्रोल करता है कि बढ़ानी है। अगर सेंट्रल बैंक को लगता है कि नहीं, परचेजिंग पावर बहुत ज़्यादा ईजी हो गई है, लोगों के पास पैसा बहुत आ गया है खरीदारी करने के लिए, लेकिन इतनी प्रोडक्शन नहीं हो रही, गुड्स एंड सर्विसेज इतने प्रोड्यूस नहीं हो रहे, मतलब कंज्यूमर लोन बहुत ले रहा है, प्रोड्यूसर नहीं ले रहा लोन, प्रोड्यूसर नहीं ले रहा तो प्रोडक्शन नहीं बढ़ी। तो जब कंज्यूमर के हाथ में पैसा आ जाए और उतने गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस ना हो उस रफ्तार से, तो जो ऑलरेडी मौजूदा गुड्स एंड सर्विसेज हैं उनकी प्राइस बढ़ते रहेंगे क्योंकि इनकी डिमांड बढ़ गई। कल तक चंद लोग केपेबल थे गाड़ियां खरीदने के लिए, अब कल तक हजारों लोग अगर गाड़ियां खरीदने के केपेबल थे, तो अब लाखों लोग गाड़ियां खरीदने के केपेबल हो गए क्योंकि वो उधार पे खरीद सकते हैं। लेकिन इतनी तो गाड़ियां ही मैन्युफैक्चर नहीं हो रही जितनी डिमांड आ गई। तब क्या होगा, जो मौजूदा गाड़ियां उनके प्राइसेस बढ़ना शुरू हो जाएंगे। सही ना, क्योंकि डिमांड ज्यादा है, एक्सेस डिमांड है और सप्लाई शॉर्ट है, तो मौजूदा गाड़ियों के प्राइस बढ़ने शुरू हो जाने का मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि आपकी इकोनॉमी हाई इन्फ्लेशन पे जाना शुरू हो गया। इन्फ्लेशन मतलब प्राइसेस का बढ़ना। तो अब उसको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, मनी सप्लाई कंट्रोल करना शुरू हो जाएगी। मनी सप्लाई कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट क्या करेगी, इंटरेस्ट रेट्स बढ़ा देगी। जब बढ़ा देगी तो लोग लोन्स नहीं लेंगे, तो फिर लेकिन फिर बिजनेस को भी नुकसान, बिजनेसेस के लिए भी इंटरेस्ट रेट बढ़ गया। तो इकोनॉमी ना बड़ी डेडलॉक में होती है। डेडलॉक का मतलब ये कि एक चीज कर रहे हैं दूसरी को बेहतर करने के लिए,
एक प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए सॉल्यूशन ले रहे हैं, कभी कभी वो सॉल्व हो जाते हैं, कभी कभी आपका सॉल्यूशन जो है वो प्रॉब्लम को और बड़ा कर देता है, विच इज कॉल्ड कोबरा इफेक्ट। कोबरा इफेक्ट, जब आपका सॉल्यूशन प्रॉब्लम को हल करने की बजाय और बढ़ा देता है, वो कोबरा इफेक्ट कहलाता है। इसका बैकग्राउंड ये है कि जब ब्रिटिश आए थे इंडिया के अंदर, ठीक है ना, तो ब्रिटिश 1858 तक तो जंग आज़ादी जीत चुके थे वो, जब उनके ऊपर एक अटैम्प्ट की गई थी, लेकिन वो इंडियंस फेल हुए थे उसके अंदर, तो ब्रिटिश ने कंप्लीट कंट्रोल तो ले लिया था, लेकिन अब वो चाह रहे थे यूके जैसा बना दे दिल्ली को, लेकिन दिल्ली में कोबराज बहुत थे, वहाँ से नाम आया, कोबराज बहुत थे। अब उन्होंने कहा कि क्या करें कोबराज को ख़त्म करने के लिए, तो उन्होंने ये किया ब्रिटिशर्स ने कि एक पॉलिसी लगा दी, जो कोबरा मार के लाएगा ना उसको रिवॉर्ड मिलेगा। लेट्स सपोज कि जो कोबरा उस वक्त के रुपीज़, इंडियन रुपीज़ की बात कर ले, तो जो कोबरा मार के लाएगा तो उसको 10 रुपये एक कोबरा को मारने का रिवॉर्ड मिलेगा। तो लोगों ने पकड़ पकड़ के कोबराज मार के जमा कराना शुरू कर दिया और 10-10 रुपये कमाना शुरू कर दिया। लेट्स सपोज जितने भी रुपए थे, मैं मिसाल ले रहा हूँ 10 रुपये। फिर जब सारी आवाम कोबरा पकड़, क्योंकि जॉब्स तो इतनी किस्म की थी नहीं, इंडियन सिविल सर्विस में भी इतना मौका नहीं मिलता था छोटे छोटे का, तो किसी को कहीं भी मिल रहा है तो कोबराज मार रहे थे। फिर एक पॉइंट आया कि कोबरा मिलना मुश्किल हो गया, शॉर्ट हो गए, मार्केट से इतने मर गए। लोगों ने क्या किया, कोबरा की फार्मिंग शुरू कर दी घरों में, कोबरा पकड़ के घरों बंद करके फार्मिंग शुरू कर, ब्रीडिंग शुरू कर दी, और उसी को थोड़ा फीड वीड के लाए बड़ा करके मार के बेचना शुरू हो गया। ब्रिटिश को पता नहीं था, तो ब्रिटिश पे करते करते फिर अचानक से अब ब्रिटिश को पता चला ये तो हमें बेवकूफ़ बना रहे, तो ब्रिटिशर्स ने क्या किया कि कहा कि नहीं अब इस पर रिवॉर्ड ख़त्म। लोगों ने कहा रिवॉर्ड ख़त्म, तो अब एक कोबरा जो पाले हुए उनका क्या करें, इतने सारे कोबरा पल चुके थे, वो सारे छोड़ देना वापस जंगल में, कि उनको खाना पीना कहाँ से देंगे। तो पहले जितने कोबरा थे ना पॉलिसी से पहले, उसके बाद उससे ज़्यादा कोबरा आ गए। तो कोबरा इफेक्ट इज समथिंग लाइक दैट, कि आप तो इकोनॉमिक्स में ऐसा बहुत होता है कि आपने प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए एक सॉल्यूशन लिया, लेकिन सॉल्यूशन ने उससे बड़ा प्रॉब्लम खड़ा कर दिया। आपने इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाए कि लोगों की परचेजिंग पावर कम हो जाए, क्योंकि इतनी डिमांड कर रहे थे, सप्लाई नहीं, लेकिन आपके इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से जो मैन्युफैक्चरर्स लोन लेना चाह रहे थे उन्होंने कहा यार ये तो बहुत महंगा है यहाँ लोन लेना, बल्कि कुछ मैन्युफैक्चरर्स तो कह रहे हैं यहाँ तो बिजनेस करना ही बहुत महंगा है, तो जो कर रहे थे बिजनेस वो भी भाग गए और सप्लाई शॉर्ट हो गए। आप डिमांड को कम करने चाह रहे थे ताकि प्राइसेस इतने ऊपर ना जाए, सप्लाई शॉर्ट हो गई, अब तो प्राइसेस और ऊपर चले गए, क्योंकि 1-2 मैन्युफैक्चरर्स तो भाग ही गए, क्या तो लोन्स बहुत महंगी है, मुझे तो बिजनेस एक्सपेंड करना है, तो मैं किसी और मुल्क में क्यों ना काम करूं। जरूर है। सो दीज थिंग्स हैपन इकोनॉमिक्स के अंदर, ऐसा एक इकोनॉमी में ऐसा होना बहुत नॉर्मल सी बात है कि चीज़ें बैकफायर कर जाती हैं। बहरहाल तो सेंट्रल बैंक सर्विसेज देता है इंडिविजुअल्स को, ये आप देख लेना। मॉनेटरी पॉलिसी जो मैं कह रहा हूँ ना, अभी जो मैंने इंटरेस्ट रेट बोला, इंटरेस्ट रेट गवर्नमेंट क्या सेट करे, वो सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट क्या सेट करता है, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। क्या इस साल की हमारी मॉनेटरी पॉलिसी के तहत हम अपना इंटर बैंक ऑफर रेट जो है वो कम कर रहे हैं, 2% कम कर रहे हैं, 22% से 20% पे लेके आ रहे हैं, और ये सालाना नहीं होता, ये माहाना भी चेंज हो रहा होता है, ये नहीं समझना सालाना, ये बहुत फ्रीक्वेंटली भी चेंज हो रहा होता है, डिपेंड करता है इकोनॉमी की कंडीशन पे। अब पाकिस्तान का इंटर बैंक ऑफर रेट अभी 20% पे पहुंचा हुआ है, और उसके ऑन टॉप 1% ऐड करके जो है वो बैंक्स फर्दर लोन आउट करते हैं। सही है। सेंट्रल बैंक इंडिविजुअल्स को जो सर्विसेज देता है, सेंट्रल बैंक फर्म्स को जो सर्विसेज देता है यहाँ पर लिखी हुई है, ठीक है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को जो सर्विसेज देता है वो भी यहाँ पर लिखी हुई है। सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट का नुमाइंदा भी बन के जाता है, क्योंकि गवर्नमेंट अगर किसी इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म से कुछ डीलिंग्स वगैरह कर रही है तो सेंट्रल बैंक का बहुत अहम किरदार होता है कि पैसा आएगा तो सेंट्रल बैंक रिसीव करेगा, सही है ना। तो सारा कैश हैंडलिंग गवर्नमेंट की सेंट्रल बैंक करता है। सेंट्रल बैंक यकीन दिलाता है कि गवर्नमेंट की एबिलिटी टू पे क्या है, गवर्नमेंट का नुमाइंदा बन के जाता है। अगर कहीं पर सेंट्रल बैंक का भी कोई एजेंट जाएगा ना, फाइनेंस मिनिस्ट्री लेके जाएगी, तो वो भी एक रिप्रेजेंटेटिव के तौर पर किसी इंटरनेशनल मीटिंग में बैठेगा कि जहाँ से आप लोन ले रहे हो, तो वो चाहेगा मालूम करना कि आपकी कंट्री के फाइनेंसिंग की पोजीशन क्या, तो उसके लिए सेंट्रल बैंक का बंदा बताएगा कि करंटली हमारी इकोनॉमी की एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो रही है, हमारे पास जैसे एक्सपोर्ट्स बूस्ट हो रही है तो डॉलर इनफ्लो हो रहा है, तो हम इवेंचुअली फ्यूचर में हम और एक्सपोर्ट्स का बूस्ट देख रहे हैं, ये ट्रेंड्स वगैरह हैं, तो हम आपको पे बैक करने के लिए काबिल होंगे वगैरह वगैरह, ठीक है। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट, अच्छा यहां पर वो वाली बात लिखी है कि देयर इज अ रिस्क, अगर गवर्नमेंट ज्यादा इन्वॉल्व हो जाए ना सेंट्रल बैंक के डिसीजन मेकिंग में, तो इकोनॉमी को नुकसान पहुंच सकता है, क्योंकि सेंट्रल बैंक को आजादी चाहिए होती है, लॉन्ग टर्म के लिए डिसाइड करना चाहता है सेंट्रल बैंक कि लॉन्ग टर्म गुड क्या है सोसाइटी का। अब कोई गवर्नमेंट है, अगर उसका इन्फ्लुएंस हो ना सेंट्रल बैंक में, तो वो ऐसी पॉलिसीज निकलवाएगी गवर्नमेंट
कि उनका मसला हल हो इमीडिएट, ताकि उनका वोट बैंक बढ़ जाए। अब गवर्नमेंट ऑलरेडी मौजूद है और उस गवर्नमेंट का अगर सेंट्रल बैंक पर असर है, अगले इलेक्शन आने वाले हैं, तो गवर्नमेंट चाहेगी, सेंट्रल बैंक को कहेगी भाई इंटरेस्ट रेट बढ़ाओ नहीं, कम रखो। इंटरेस्ट रेट कम रखोगे तो लोगों की बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, जब बोरोइंग कॉस्ट कम होगी तो लोगों के लिए महंगाई कम फील होगी लोगों को। हालांकि उसका नतीजा ये है कि लोगों की बोरोइंग कॉस्ट कम होगी, उस वक्त उनको ऐसा लगेगा हम पे कर पा रहे चीज़ों को उधार लेके भी, और उधार पे करने में भी हमें इतना मुश्किल नहीं लग रहा क्योंकि बहुत कम इंटरेस्ट रेट है। लेकिन इवेंचुअली हर कोई जब लोन लेना शुरू हो जाएगा तो कुछ टाइम बाद हर एक के पास पे करने की कैपेसिटी आ जाएगी, जबकि जिस चीज़ के लिए पे कर रहे हैं वो तो लिमिटेड है। तो फिर वो चीज़ों की डिमांड बढ़ने की वजह से उनके प्राइसेस बढ़ गए तो लॉन्ग रन में नुकसानदेह हो सकता है, खतरनाक इन्फ्लेशन आ सकता है। इमीडिएटली तो लोगों के पास परचेसिंग पावर आ गई, लेकिन थोड़ा सा लॉन्ग रन जाए तो खतरनाक किस्म का इन्फ्लेशन आ सकता है। लेकिन वहाँ पर अभी गवर्नमेंट एरिया नहीं है, इलेक्शन करीब है, अभी तो कुछ भी करके जो है ना सस्ता करो। तो ये मसला होता है गवर्नमेंट अगर इंटरवीन करती है किसी सेंट्रल बैंक की एक्टिविटी के अंदर, तो ये मसला, तो इसीलिए कोशिश करते हैं सेंट्रल बैंक अलग होना चाहिए बिल्कुल, वो अपने डिसीजन मेकिंग खुद अपने हाथ में रखे। कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट गवर्नमेंट वो कमर्शियल बैंक्स की क्या CRR है कि कितना उनको कैश रिजर्व रखना है। सारे का सारा ही लोन आउट नहीं कर देना, जितना डिपॉजिट उसका डिपॉजिट्स आया है किसी भी सूरत में, चाहे वो करंट अकाउंट की सूरत में आया, चाहे वो सेविंग्स अकाउंट की सूरत में आया, चाहे वो रिटायरमेंट प्लान के अंदर लोगों ने पैसा जमा कराया हो, ठीक है ना, या कोई भी इस तरह की डिपॉजिट स्कीम निकाली है बैंक ने कि जिसके लिए बैंक में डिपॉजिट हो रहा है पैसा, तो सारे का सारा लोन आउट नहीं कर देना, बल्कि सेंट्रल बैंक एक रेशो लगाता है, कैश रिजर्व रेशो कहलाता है जो, या कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। लेट सपोज सेंट्रल बैंक ने वो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट लगाई है 20%, ठीक है ना, कि आप 20% रिजर्व रखोगे, 80% लोन आउट कर सकते हो जो भी पैसा है। तो अगर आपके पास 1 लाख जमा हुआ तो आप कितना लोन आउट कर सकते हो? 80,000, ठीक है ना। मैं 20 वहां लिखता हूँ और 80 यहां लिख देता हूँ, इसको 80 कर लो, है ना, और इसको 20 कर लो। तो 20,000 तो रिजर्व रखोगे, 80,000 लोन आउट करोगे। अब होता क्यों है ऐसा पता है? मल्टीप्लायर इफेक्ट एक क्रिएट हो रहा होता है, क्योंकि बैंक ने अगर लोन आउट किया, जिसने ऐसा लोन लिया ना वो पैसा, ये पॉसिबल है कि जिसने पैसा ऐसा लोन लिया है वो कहीं पर स्पेंड करे वो पैसा, ठीक है, या स्पेंड ना करे, हो सकता है वो फिलहाल अपने बैंक में जमा करा दे। तो उसका बैंक जो है ये 80,000 रुपये, फॉर एग्जाम्पल ए ने अपने बैंक में 1 लाख जमा कराए, तो उस बैंक ने 20% रोक के 80% लोन आउट कर दिया बी को। बी ने वो 80,000 अपने बैंक में जमा कराए, रखवाए, तो बैंक ने कहा चलो डिपॉजिट आया, चलो लोन आउट करता है। तो बी ने उस 80 में से 20%, ठीक है, 16,000 रिजर्व किया और 64,000 लोन आउट कर दिया। फिर ये 64,000 जिसने अपने बैंक में रखा, ये सी को लोन आउट कर दिया, सी ने अपने बैंक में रखवाया। तुम देख रहे हो मल्टीप्लायर। तो इकोनॉमी में 1 लाख रुपया था, उससे कितने लाख रुपए जनरेट हो गए? 1,80,000 प्लस 64,000, और ऐसे होता चला जाएगा, सही ना। तो अगर 0% रिक्वायरमेंट हो कैश रिजर्व की तो अनलिमिटेड पैसा क्रिएट हो जाएगा। 1 लाख जमा कराया किसी डिपॉजिटर ने, बैंक ने वो 1 लाख पूरा लोन आउट कर दिया। तो लोन आउट जब हुआ तो वो जिसके पास 1 लाख गया ना, तो उसने अपने बैंक में रखवाना है, पैसा लेके तो नहीं घूमेगा। बड़ी अमाउंट भी हो सकती है 1 लाख से, मैं तो 1 लाख की मिसाल ले रहा हूँ। तो 1 लाख जब उसने अपने बैंक में जमा, उसके बैंक ने, तो ये तो क्रेडिट इकोनॉमी बढ़ती चली गई आपकी। रेल में सिर्फ 1 लाख था बैंक में। तो अगर 0% कैश रिजर्व रखोगे तो उसके 2 मसले, एक तो जिस बैंक में पैसा जमा करा रहे हैं उसके बाद रिजर्व ही खत्म, पैसा ही नहीं कोई रहेगा, वो तो सबका सब लोन आउट कर दे, एक मसला। दूसरा मसला ये कि इकोनॉमी अनलिमिटेड ग्रो होती चली जाएगी फालतू की, उसको कहीं स्टॉप लगाना है ना। तो अगर आप $100 डिपॉजिट कराते हो और अगर बैंक का रिजर्व रेशो 20% है, तो पता है कहां तक पहुंच सकता है पैसा टोटल ना 500 तक पहुंच सकता है। $100 में से लेंट आउट कितना हो गया? 80, और रिजर्व कितना हुआ? 20। फिर 80 जो डिपॉजिट हुआ उसमें से 16 रिजर्व हुआ और 64 लेट आउट हुआ। फिर 64 में से 12.8 रिजर्व हुआ और 51.2 लेट आउट हुआ। क्लियर है? ये पूरा टेबल बनाया है। तो आपका असल था $100 और एक्स्ट्रा आपने $400 बना लिया उसके ऊपर। मतलब $100 से इकोनॉमी में $400 मजीद बन गया, मतलब टोटल $500 बन गया। $100 से शुरू हुई इकोनॉमी और $500 तक पहुंच गई। ये क्रेडिट इकोनॉमी इंक्रीज हुई। रेल तो सिर्फ $100 था, ठीक है ना, लेकिन बाकी जो है ना उधार की वजह से इंक्रीज होती चली गई। क्लियर है?
और इसको निकालने के लिए आपको पूरा टेबल नहीं बनाना पड़ता है, सिंपल है, इनिशियल डिपॉजिट डिवाइड बाय रिजर्व रेशो। अगर आपका इनिशियल डिपॉजिट मिसाल के तौर पे 500 है, या 100 लेके चल रहा हूँ, 1 लाख डॉलर है, उसको डिवाइड कर दो 0.2 से, रिजर्व रेशो से, तो आपके पास आंसर जो आएगा ना वो होगा इससे टोटल मनी कितना क्रिएट हो सकता है। फर्स्ट इनिशियल इन्वेस्टमेंट ये थी, टोटल इतना हो गया, तो इसका मतलब क्रेडिट मनी कितना क्रिएट हुआ, 4 लाख। क्लियर है? सो ये अगर नहीं इसके ऊपर बस कोई लगाए, कोई रिजर्व रेशो नहीं लगा, तो ये तो अनलिमिटेड क्रिएट, हर लोन आउट होता ही जा रहा है। और जिसने भी लोन आउट किया, अब किसको पैसे की जरूरत है कि भाई मुझे मेरा पैसा वापस करो, तो अब वो बैंक क्या करेगा, अगर उसके पास पैसा नहीं हो तो लोन आउट है तो सेंट्रल बैंक से लेके दे देगा। सही है? तो ये इकोनॉमी मतलब इतनी बूस्ट हो गई, इतने लोगों का परचेसिंग पावर ऐड हो गई है, और किसी को अपना पैसा वापस चाहिए तो सेंट्रल बैंक से उधार लेके दे रहा है, तो कहीं इकोनॉमी रुक नहीं रही, परचेसिंग पावर बढ़ती चली आ रही है इस तरह। तो सही है। तो गवर्नमेंट एक मतलब सेंट्रल बैंक एक रिजर्व रेशियो भी सेट करता है कि कम से कम इतना % आपने रिजर्व रखना है, सारे का सारा नहीं लोन आउट कर देना, वरना इकोनॉमी जो है ना एक अजीब से उसमें चली जाएगी, इनफाइनाइट स्पाइरल में चली जाएगी, घूमती रहेगी।